गुड इवनिंग गाइस। क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बाड़मेर जिले में। तो देवीलाल जी आपको खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं, एक बार उनका इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। चलिए। सभी मित्रों का एक बार नमस्कार। हाँ, मैं देवीलाल। आज अपन एक ग्रुप डिस्कशन के बारे में चर्चा करते हैं अपने बाड़मेर जिले के बारे में कि बाड़मेर की क्या कला संस्कृति है, बाड़मेर का क्या इतिहास है और बाड़मेर की क्या भौगोलिक संस्कृति है, उनके बारे में अपन बात करते हैं आज। तो आप आज संडे को हमारे दोनों के द्वारा आप बाड़मेर के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक, अच्छा वॉइस प्रॉब्लम है क्या सर? चलिए बोसन जी, थोड़ा आज हम 2 जने हो गए हैं तो माइक में थोड़ा सा क्या आएगा, माइक शेयरिंग में थोड़ी समस्या आएगी। हम शेयर करेंगे। चलिए, वॉइस में आपको प्रॉब्लम नहीं थी। माइक देखो, अब बात करना शुरू करते हैं। चलिए आप एक बार शेयर कीजिए। चलिए, एक बार आप सभी जुड़ चुके हैं, अब मैं बात शुरू करना शुरू बाड़मेर के बारे में। बाड़मेर हमारा जिला है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या इसकी स्थिति है, क्या इसके बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर जिले की, या उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है। चलिए तो ध्यान दीजिए मित्रों, हमारा जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर की स्थापना एक 1246 के अंदर एक राजा हुए थे जिसका नाम था बहाड़देव। क्या नाम था? बहाड़देव। बहाड़देव के द्वारा बाड़मेर नगर की स्थापना की गई थी। और वो अपना जो बाड़मेर था उसे अपन कहते हैं जूना बाड़मेर। क्या कहते हैं? जूना बाड़मेर। और जो जूना बाड़मेर है वो इस वर्तमान बाड़मेर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसी जूना बाड़मेर के अंदर बहाड़देव ने एक छोटे से किले का निर्माण करा, जिसे अपन कहते हैं जूना बाड़मेर गढ़। और जो अपना वर्तमान बाड़मेर है, इस वर्तमान बाड़मेर की स्थापना रावत भीमो जी के द्वारा की गई थी 15 और 16 शताब्दी के बीच में। तो चलिए, तो आपको जानने का मौका मिला कि बाड़मेर का निर्माण कैसे हुआ। किसने किया? बहाड़देव ने। ये बहाड़देव नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे यहाँ के। उन्होंने बाड़मेर शहर की स्थापना की और 15वीं शताब्दी में ये शहर, वास्तविक जो वर्तमान शहर है, वहां पे बसाया गया। अब आपको क्या याद रखना है, देखिए ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या है। इन्होंने जो आपको सूचना दी शायद वो मैं नहीं जानता हूं, या आपके जो भाई होता है उसे नहीं पता, या आपके फ्रेंड को, तो आप उसको अगर जानने का प्रयास करो तो आप आसानी से जान सकते हो। अब देखिए बाड़मेर के बारे में जो इन्होंने बताया, तो आपको मैं एक यहाँ ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है। क्या जैसे बाड़मेर का नाम बहाड़देव के नाम पे पड़ा, क्या बाकी जिलों का नाम भी ऐसे पड़ सकता है? यस, ये इट कैन बी, ऐसा हो सकता है। जैसे जैसलमेर को लेते हैं, 1139 में राव जैसल नाम के शासक हुआ करते थे, उन्होंने जैसलमेर की स्थापना की। उदयपुर का उदाहरण लेते हैं, 1559 में किसने? महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। इसके अलावा जोधपुर का उदाहरण लेते हैं, राव जोधा जो थे उन्होंने 1459 में किसकी स्थापना की? आपके जोधपुर की। जयपुर की बात करते हैं, जयनगर नाम, जयनगर था शुरुआत में नाम, 1727 में जयसिंह, जो हमारे स्वाई जयसिंह सेकंड थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। अजमेर अजय राज द्वारा 1113 में इसकी क्या की गई? स्थापना की। देखिए आप जितने भी, इसके अलावा किशनगढ़ किशन सिंह द्वारा, ऐसे स्वाई माधोपुर स्वाई माधो सिंह द्वारा, ऐसे जितने भी जिले आपके हैं, सारे के सारे जिलों का नाम उस शासक द्वारा स्थापित किए जाने की वजह से हुआ। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बाड़मेर का नाम बहाड़देव द्वारा 15वीं-16वीं शताब्दी में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। चलिए, ये तो हमने हिस्ट्री जान लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की लोकेशन क्या है, सॉरी बाड़मेर की लोकेशन क्या है, राजस्थान में कहां पर बाड़मेर पड़ता है और भारत के किस हिस्से में पड़ता है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज शेयर इट मोर एंड मोर। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए, ताकि बाड़मेर के बारे में हर व्यक्ति, हमारा हर युवा जान सके। और मेरे ग्रुप डिस्कशन का ये उद्देश्य, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं, पूरे बाड़मेर को पूरे वर्ल्ड के साथ रिलेट करके, इंडिया के साथ रिलेट करके आप अच्छी चीजें जानने वाले। प्लीज शेयर इट वंस। चलिए अभी अपन जानते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। जी, तो हमारा जो बाड़मेर है वो राजस्थान के पश्चिमी इलाके में कहाँ पर पड़ता है? पश्चिमी इलाके अंदर। और जो जैसलमेर है, जैसलमेर के जस्ट नीचे की ओर मानचित्र में आप देख सकते हैं, जो हमारा जैसलमेर है, जैसलमेर से जस्ट नीचे कौन सा जिला है? अपना बाड़मेर। और बाड़मेर की सीमा है वो जोधपुर के साथ लगती है, थोड़ी सी सीमा पाली के साथ लगती है, और उसके बाद में लगती है इसकी सीमा जालोर के साथ में। बाड़मेर हमारा एकमात्र ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करता है। अब बात करें बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, तो बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। वैसे बात करें तो पाकिस्तान की सीमा है वो भारत के साथ में कुल 3310 किलोमीटर लगती है। और उस 3310 किलोमीटर में से राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर सीमा लगती है, जो गंगानगर से और बाड़मेर के बीच में लगती है। गंगानगर के अगर बिंदु की बात की जाए तो गाँव है अपना हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट से लेकर अपने बाड़मेर शाहगढ़ भाकासर तक इसकी सीमा है वो 1070 किलोमीटर इसकी सीमा है। अगर बाड़मेर की बात की जाए तो बाड़मेर की सीमा है वो 228 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। और फिर बाड़मेर की गुजरात के साथ में न्यूनतम सीमा या न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात के साथ में बाड़मेर की लगती है। चलिए, इन्होंने आपको स्थिति बताई।
इन्होंने आपको बताया कि राजस्थान बाड़मेर राजस्थान के पश्चिमी में पड़ता है और किस देश के साथ सीमा लगती है, आपके पाकिस्तान देश के साथ इसकी सीमा लगती है। 1070 किलोमीटर से 228 किलोमीटर बाड़मेर की सीमा उसमें लगती है। 4 जिलों से लगती है पाकिस्तान की सीमा, गंगानगर, बीकानेर और इसके बाद में बाड़मेर और जैसलमेर। सर्वाधिक जैसलमेर की लगती है, फिर बाड़मेर की लगती है, फिर गंगानगर लगती है और सबसे कम आपके बीकानेर की लगती है। इन्होंने आपको वो स्थिति बताई। इसके अलावा आपको अगर ये जानना हो कि इस स्थिति का आपके लिए क्या महत्व है, एक चीज जानिए, बाड़मेर ऐसा जिला है जिसकी अंतरराज्यीय सीमा भी लगती है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है। जी, तो बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 228 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में, और थोड़ी सी सीमा लगती है वो है गुजरात के साथ में। अपन कह सकते हैं कि बाड़मेर की गुजरात के साथ में लगने वाली सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा है वो है बाड़मेर की। हिंदूमल कोट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? इट इज इन गंगानगर। कौन से? गंगानगर में है, अंतिम गांव है। उसके बाद में आपकी सीमा खत्म हो जाती है पाकिस्तान के साथ। गंगानगर की बात करें, गंगानगर की सीमा भी पाकिस्तान और पंजाब दोनों के साथ में लगती है। तो बाड़मेर और गंगानगर, थैंक यू फॉर द सेंचुरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने शतक लगा दिया। और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग, जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको यहां से, ये चीज जानिए। अब अपन ने ये मैंने बात कर दी आपके किस चीज के बारे में कि राजस्थान की ये स्थिति पश्चिम में पड़ती है। अब मैं एक चीज बताता हूं, राजस्थान जो हमारा बाड़मेर है, इसकी जो सॉरी मैं कई बार राजस्थान बोल देता हूं, थोड़ा सा टॉपिक वजह से, कोई बात। अब देखिए बाड़मेर जो है ये थार के रेगिस्तान में पड़ता है, थार के रेगिस्तान में पड़ता है। और थार का रेगिस्तान आप जानते हो पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है, और ये विश्व के सबसे अमीर जो या सबसे विकसित जो रेगिस्तान होते हैं उनमें से एक माना जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला आप क्या कह सकते हो, रेगिस्तान कह सकते हो। बाड़मेर का ज्यादातर हिस्सा किसके अंतर्गत पड़ता है? इसके अंतर्गत पड़ता है। ये चीज आपको क्या जाननी है, यहां पर जाननी है। चलिए अब बाड़मेर की किसके बारे में बात करते हैं? बाड़मेर के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, अगर बात की जाए बाड़मेर के क्षेत्रफल, तो बाड़मेर का क्षेत्रफल है वो 28,387 वर्ग किलोमीटर है, और ये बाड़मेर अपने राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दूसरा बड़ा जिला है। तो पहला बड़ा जिला अपना जैसलमेर हो गया, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, और अपना बाड़मेर जो दूसरा बड़ा जिला है, उसके बाद में बीकानेर है, उसके बाद में जोधपुर है, उसके बाद नागौर है। इस प्रकार से कुल जिलों हैं। बाड़मेर का क्षेत्रफल आपको बता दिया, 28,387 वर्ग किलोमीटर। 28,387 वर्ग किलोमीटर। वीरेंद्र जी जाखड़, आई थिंक आपका आंसर आपको मिल गया होगा। आप आज भी क्या कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए और आप अपने यहाँ पे कमेंट रखिए, मैं जवाब दूंगा, ठीक है? तो मैं उस चीज को देखूंगा। 99+, थैंक यू साशर सीटे, थैंक यू पुखराज, थैंक यू एवरीवन, प्लीज शेयर इट वंस। एक बार इसको और शेयर कीजिए ताकि और लोग क्या कर सकें, जुड़ सकें। अब जानिए मैंने इन्होंने क्या बताया आपको, क्षेत्रफल के बारे में बताया। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, यानी किसी में क्षेत्र का एरिया कितना है, क्षेत्र कितना है, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। यहां जो आपको एरिया बताया गया है वो इन्होंने कहा कि जैसलमेर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अगर भारत की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा 5वां जिला में कौन आता है? आपका बाड़मेर आता है। और बाड़मेर में आप ये सब क्यों बताते हो समझ में नहीं है, मनोज महार खारी क्यों बताते हो? नॉलेज है बाड़मेर के बारे में। अगर कोई भी इससे रिलेटेड सवाल आता है, एक आम आदमी अगर उस जिले में रहता तो उसे पता होना चाहिए कि हमारा जिला क्या है, उसकी जानकारी जान सके, इसलिए दे रहे हैं आप। चलिए, ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, जानना जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य बताता हूं, आप कैसे ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। आज तो हम 2 साथी हैं, मेरे एक और 2 साथी हैं, वो भी आएंगे, कभी आपको लाइव में नजर आएंगे। लेकिन किस तरह से आप मिलकर के अपने को, समाज को पढ़ाई की ओर लेके जाना है, स्टडी की ओर लेके जाना है। जो लोग क्या करते हैं, यहां पर नहीं जुड़ पाते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से शिक्षा से जुड़ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, अपन बात करेंगे यहां पर राजस्थान की स्थिति बता दी। अब अपन पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, यानी राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। तो हमारे राजस्थान की जनसंख्या वो 1,86,00,000 है, जिसमें से बाड़मेर की जनसंख्या वो है 26 लाख। कितनी है? 26 लाख। रंजीत खदाव, आपका स्वागत है। राम राम जी, सभी का स्वागत है। प्लीज आप एक बार आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6,85,00,000। बाड़मेर की जनसंख्या कितनी है? 26 लाख। अब देखिए, आपको ग्रुप डिस्कशन का मैं फायदा बताता हूं, आप किस तरह से स्टडी कीजिए। जब आप पढ़ाई करते हैं, खुद को बहुत बड़े ब्रॉड कॉन्सेप्ट से क्या कीजिए, रिलेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको यह बता होना चाहिए, भाई क्यों बता रहे हो, बता दिया आपको, एक बार रीजन बता दिया। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन व्हाट कैन आई डू फॉर दैट, प्लीज अंडरस्टैंड इट। मैंने कहा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बाकी लोगों को भी लग रहा है उनको इन्फॉर्मेटिव मिल रही है, तो आप उस चीज को समझिए। चलिए अब यहां पे देखते हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है। 1,21 करोड़ किसकी जनसंख्या है? भारत की जनसंख्या है। विश्व की जनसंख्या कितनी है? 7 अरब। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6,85,00,000। बाड़मेर की जनसंख्या कितनी है? 26 लाख। ऐसे रिलेट करके आप स्टडी कीजिए, आपका कोई भी एग्जाम में आने वाला सवाल क्या नहीं होगा, आपका गलत नहीं होगा। यहां मैंने जनसंख्या बताई है 26 लाख। जनसंख्या के हिसाब से हमारा बाकी राजस्थान काफी पीछे है, लेकिन सबसे ज्यादा जो राजस्थान में अगर जनसंख्या जिस जिले की बात करें, दैट इज जयपुर, कैपिटल ऑफ राजस्थान। 66 लाख इज द पॉपुलेशन
पॉपुलेशन ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट। जयपुर डिस्ट्रिक्ट की कितनी है? 66 लाख क्या है जनसंख्या है, याद ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर को। जैसे मैं जनसंख्या की बात करूं, भारत में हर 10 साल में जनसंख्या होती है। पिछली जो जनगणना हुई थी वो आपकी 2011 में हुई थी। अभी जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार है और उसके आधार पर मैंने आपको यहां बताया। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की, बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। हाँ, तो जो बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो अपने 32.50 जनसंख्या वृद्धि दर है। जो मानी जाती है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो अपने बाड़मेर की, और सबसे कम है वो है गंगानगर की 10 पॉइंट्स कुछ ऐसे। तो अब आप देखिए, बाड़मेर सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला है। वृद्धि दर का मतलब समझिए, एक टाइम पीरियड के अंदर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या बढ़ती है, कितने लोग बढ़ते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे बाड़मेर 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या कितनी गति से बढ़ी? 32.5% की स्पीड से बढ़ी। और ये राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान में किसी में बढ़ी है, दैट इज बाड़मेर। और उसके बाद में सबसे कम किसकी बढ़ी है? दैट इज द गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सबसे कम 10% के हिसाब से बढ़ी है। यह चीज आपको यहां पे जाननी है किसके बारे में? बाड़मेर के बारे में। अब कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बात करते कुछ हैं, आपको रीजंस बताते हैं, जैसे क्यों ये जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। सबसे पहला कारण बाड़मेर के अंदर शिक्षा की कमी है। देखिए, अब सबसे पहला पॉइंट देखिए, अशिक्षा। अशिक्षा कैसे इस तरह के लिए जिम्मेदार हो सकती है? अगर हम राजस्थान की साक्षरता दर की बात करें, वो 56.6% है, यानी 56% लोग पढ़े लिखे। अपन समझ सकते हैं 50 से 6% ऊपर लोग पढ़े हैं। अगर राजस्थान की जनसंख्या साक्षरता की बात करूं, वो 66.10 है। भारत की साक्षरता की बात करूं 74% है। ये सारे आप रिलेट करके क्या कीजिए, याद कीजिए। तो राजस्थान की आपके 66.10 और उसमें बाड़मेर की कितनी हो जाएगी? 56% हो जाएगी, यानी बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। जालोर सिरोही के बाद में बाड़मेर आता है, जिसमें लोग क्या है, कम पढ़े लिखे हैं। इसका रीजन जानिए, अशिक्षा की वजह से लोग कम शिक्षित है, और जब लोग कम शिक्षित होते हैं तो उन्हें समाज के अंदर जो जागरूकता के कदम होते हैं उनके बारे में क्या होती है, कम जानकारी होती है। इस वजह से, वो कम जानकारी होने की वजह से हमारी जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण बनता है आपका अनएजुकेशन, यानी इलिटरेसी। लोग कम पढ़े लिखे हैं इस वजह से। सेकेंड रीजन इज, हाँ, दूसरा रीजन की बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर क्या है कि मृत्यु दर, जो मृत्यु भोज है, या फिर अपन बात करें बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज जो है, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार। चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या होता है? जब हमारे भारत सरकार ने नियम बना रखा 18 साल से पहले किसी की शादी कर देना, और 21 साल का पुरुष और 18 साल की लड़की की पहले अगर शादी कर देते हैं इस उम्र से, तो उसे हम चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत रखते हैं, और ये गलत है। और राजस्थान में आप जानते हो, बाड़मेर को ले लो और बाकी को भी ले लो आप, ज्यादातर आखा तीज के अवसर पर क्या होती है, बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह होने पर जनसंख्या कैसे बढ़ती है? देखिए, अब बाल विवाह होने पर अगर बात करें कैसे जनसंख्या बढ़ती है, तो बाल विवाह जब हो जाएगा तो छोटी उम्र में बच्चे पैदा हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर होती है, और जो महिलाएं होती है या जो पुरुष होते हैं उनके ऊपर जल्दी से पारिवारिक क्या आ जाता है, भार आ जाता है, और जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है रूढ़िवादी सोच, लोगों की परंपरावादी सोच, जिसमें लोग 2 बच्चे होने पे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि 2 बच्चे कम है और ज्यादा बच्चे चाहिए, इस वजह से वह करते हैं। अगर किसी के कंटिन्यूअस बच्चियां हो जाती है, गर्ल्स चाइल्ड हो जाते हैं, तो भी उसमें क्या करते हैं, वो बच्चे की शाह में और बच्चे पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है। और हम आशा करते हैं कि क्या होगा, 92, वीरेंद्र जाखड़ जी, बाड़मेर का घनत्व कितना है? 92 प्रति वर्ग किलोमीटर। अभी इसी पॉइंट पे आने वाला था। चलिए अब बात कर लेते हैं जन घनत्व के बारे में। तो अगर बात की जाए राजस्थान का जनघनत्व, तो राजस्थान का जनघनत्व है वो 200, और अगर उसके अंदर बात की जाए बाड़मेर, तो बाड़मेर का जनघनत्व है अपना 92। देखिए, राजस्थान का आपको पता है 200, भारत का 382, बाड़मेर का 92। अगर भारत के राजस्थान के सबसे कम जनसंख्या आप घनत्व की बात करें तो वो जैसलमेर का कितना है, 17%। आप एक बार शेयर कीजिए प्लीज, और लोगों को जोड़िए। आई होप आपको ये चीजें और अच्छे समझ। अभी मैं दर्शनीय स्थलों पे जाने वाला हूं, इतिहास पे जाने वाला, बहुत अच्छी अच्छी चीजों पे जाने वाले हैं। शेयर इट वंस प्लीज, रिक्वेस्ट रहेगा। अब देखिए, आप यहां पर बाड़मेर के जन घनत्व की बात हो, सबसे कम जैसलमेर का 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका किसका आता है, बीकानेर का आता है 78। उसके बाद आपका बाड़मेर का आता है 92। उसके बाद चूरू का, और उसके बाद जोधपुर का। ये सबसे कम क्या है आपके जन घनत्व वाले। कारण क्या है, ये जितने भी जिलों के नाम बताए मैंने, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये जो जिले हैं, ये जिले रेगिस्तानी
रेगिस्तानी क्षेत्र में पड़ते हैं, और रेगिस्तानी क्षेत्र में जो जीवन की स्थिति होती है वो दुर्भर होती है, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है लेकिन जन घनत्व कम है, क्योंकि क्षेत्रफल इन जिलों के पास ज्यादा है। क्योंकि अगर सर्वाधिक बड़े बड़े जिलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये बड़े बड़े जिले इधर पड़ते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक जन घनत्व किसका है, दैट इज जयपुर है 595, भरतपुर, दौसा और अलवर, ये 4 जिले जिनका सर्वाधिक है, क्योंकि ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पड़ते हैं और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव ज्यादा होगा। देखिए जहां मैदान होता है वहां पर क्या होती है, नदियां बहती है, जमीन उपजाऊ होती है, तो लोगों का बसाव क्या होता है वहां पर ज्यादा होता है। जब लोग वहां पे ज्यादा रहते हैं तो वहां पे जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा। और रेगिस्तानी क्षेत्र में बारिश कम होती है, इस वजह से वहां पे लोग क्या रहते हैं, कम रहते हैं। दैट इज द रीजन ऑफ द जनसंख्या घनत्व का ये क्या बनता है, कारण बनता है। चलिए ये बात कर ली अपने जनसंख्या घनत्व के बारे में। अब चलते हैं इतिहास की ओर, अब जानते हैं कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। और पहला ऐतिहासिक स्थल जो मैं आपके लिए लेके आया हूं दैट इज सिवाना फोर्ट, यानी सिवाना दुर्ग के बारे में बात करेंगे। जी, तो मित्रों बात करते हैं अपना सिवाना दुर्ग के बारे में। जो हमारा सिवाना दुर्ग बना है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है। कहाँ पर बना है, हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाना के अंदर बना है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी के अंदर वीर नारायण पवार के द्वारा कराया गया था। और इस जो सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग का इतिहास प्रसिद्ध 2 साके हुए थे। कितने साके हुए थे, 2 साके। और जिसमें अगर पहला साका है वो 1308 ईस्वी के अंदर हुआ था, जिसका जो आक्रमण है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और इस आक्रमण में जो वहाँ का राजा था सातल देव, और सातल देव और उनकी रानियों ने क्या किया था, वहाँ पर साका किया था। अगर आप बात करें दूसरे साके की तो वो हुआ था 1587 में, और जिस पर आक्रमण किया था अकबर के द्वारा। और वहाँ पर जो साका है वो वीर कला राठौड़ के नेतृत्व में किया गया था। चलिए अब जानते हैं अपन, चलिए अब जानते हैं किसके बारे में, सिवाना दुर्ग के बारे में। सिवाना बाड़मेर के अंदर पड़ता है, जैसा इन्होंने बताया दुर्ग के बारे में, वीर नारायण ने इसकी स्थापना की। मैं आपको बताता हूँ साका क्या होता है। साके के बारे में जानिए, आप ये शब्द सुन लेते हैं और कई बार क्या होता है, जैसे कई बार आपको सवाल पूछ लेते हैं कि राजस्थान का पहला साका कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना हमीर देव और रंगा देवी का जो था कहां पर हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में। उस पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही आक्रमण किया। फिर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, रानी पद्मिनी क्या करती है, जौहर करती है, रतन सिंह उसमें क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। साका सुनिए, जब शासक क्या होता है, हार की स्थिति में आ जाता है। जब शासक प्राचीन समय में बाड़मेर में कितने हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है, वरना ही रबी खरीफ की, वीरेंद्र जी ये फैक्ट हमको पता नहीं है, रबी खरीफ इसके बारे में कभी पता होगा, आई विल कमेंट ऑन दैट। अब देखिए अब जाती है साके के बारे में। जब राजा क्या होता है, युद्ध के हारने की स्थिति में होता है, तब आक्रमणकर्ता जो होता है उससे बचने के लिए रानियां क्या करती है, अग्नि में कूद करके क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। और उसके बदले शासक जो होता है वो केसरिया पहन करके, क्योंकि केसरिया हमारा क्या है, धर्म का, हमारे जो हिंदू धर्म है उसका बलिदान का प्रतीक है, वो पहन करके युद्ध में बहादुरी से लड़ते हैं और शहीद होते हैं। कोई भी युद्ध में लड़ करके वापस नहीं आता, इसको हम साका कहते हैं। पहला साका कहां पे हुआ, रणथंभौर दुर्ग में। हमीर देव वो जल जौहर था। जल जौहर का मतलब उन्होंने पद्मला तालाब में कूद करके उनकी पत्नी रंगा देवी ने क्या किया था, जौहर किया था। लेकिन उसके बाद में अग्नि जौहर शुरू हुए। उन्होंने अभी बताया सिवाना दुर्ग के अंदर 1308 के अंदर क्या हुआ, आपका पहला साका हुआ, जौहर हुआ। किसने किया, आपके उसके अंदर आपके जो सातल देव शासक था उसके अंदर उसने द्वारा किया गया। आक्रमण किसका था, तो आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी कौन है, थोड़ा सा बता दो आप प्लीज, एक बार आप शेयर कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। इस वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी खुद को सेकंड सिकंदर भी मानता था और उसने राजस्थान के कई राज्यों पर क्या किए थे, आक्रमण। उसके अंदर आपका सबसे पहला अगर ले ले तो वो रणथंभौर है। रणथंभौर के शासक हमीर देव को उसने हरा करके उसकी क्या किया था, उसको उस राज्य को अपने अधिकार बनाया। फिर उसने 1303 में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करे, रतन सिंह को खत्म करके पद्मिनी का जौहर होता है वहां पे। 1308 में सिवाना पे अधिकार करता है। 1311 में जालोर के ऊपर क्या करता है, अधिकार करता है, आक्रमण करता है। जहां के जो शासक थे कानड़ दे, उनको क्या करनी पड़ी, उनकी और वीरम देव जो उनका पुत्र था उनको बलिदान देना पड़ा और वहां पे भी क्या होता है, शाका होता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के कुछ क्या थे, महत्वपूर्ण आक्रमण थे और वो खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक था। दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ करता शासक था। ये बात थी हिस्ट्री से रिलेटेड, आपको हमने यहाँ पे सिवाना दुर्ग के बारे में बता दी। अब एक बात करते हैं अपन, एक चीज और है, वो है आपका किराड़ू, यानी किराड़ू पे चलते हैं। तो किराड़ू अपना एक बाड़मेर का ऐतिहासिक स्थल है और वो बाड़मेर से लगभग 45 किलोमीटर दूर हातमा गांव में स्थित है, जहां पर जो शिव और विष्णु के मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिरों में से सोमेश्वर का जो मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इन्हें अपन किरात कूप, इनका जो प्राचीन नाम है वो है किरात कूप। इन्हें अपन राजस्थान का खजुराहो मंदिर भी कहते हैं।
चलिए किराड़ू के बारे में बात करते हैं। कौन से गांव में बताया? हातमा गांव के अंदर। यहां पर क्या प्रसिद्ध है? यहाँ के मंदिर प्रसिद्ध है। किस देवता के हैं? भगवान विष्णु और भगवान शिव के यहाँ के बने हुए मंदिर बने हुए हैं। पहली बात करते हैं किस शैली के अंदर बने हुए हैं। शैली का नाम है नागर शैली, या इसको गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहते हैं, या महामारू शैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली? गुर्जर प्रतिहार एक वंश हुआ करता था जिसकी स्थापना मंडोर में हुई थी। कहां पर हुई थी? मंडोर में। बाद में इसकी शाखा कहां पे आपके चली जाती है? भीनमाल जालोर के अंदर इसकी एक शाखा बनती है गुर्जर प्रतिहार वंश की, और फिर कन्नौज में इसकी शाखा बनती है। और यह वंश तीन जो त्रिराष्ट्रीय संघर्ष हुआ था जिसके अंदर आपके राष्ट्रकूट और पाल और गुर्जर प्रतिहार शामिल थे, उसमें ये शामिल थे। गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे वो अच्छे योद्धा भी थे। उनमें अगर नाम बताऊं आपको, नागभट्ट, मिहिर भोज, ऐसे बहुत सारे मिहिर भोज वगैरह ऐसे शासक जो शक्तिशाली थे। उन्होंने क्या किया? एक मंदिर बनाने की नवीन शैली विकसित की, और उस नवीन शैली का नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार शैली। उसी का नाम क्या हो गया? महामारू शैली। उसी को हम क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। इस वंश के शासकों ने और परमार वंश के शासकों ने मध्य प्रदेश में एक जगह है खजुराहो, जगह का नाम सुनिए खजुराहो, वहां इसी शैली के अंदर मंदिर बनवाए थे। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। जब वहां पर मंदिर बनवाए तो उन्हें कहा गया खजुराहो के मंदिर। वैसे के वैसे मंदिर बाड़मेर के किराड़ू के अंदर उसी शैली के अंदर गुर्जर प्रतिहार नागर शैली के अंदर बनाए गए। इस वजह से किराड़ू को राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब आपके सामने ये क्या हो चुका है? क्लियर। दूसरा कारण सुनिए, दूसरा है यहां पर नग्न मूर्तियां पाई जाती है। जिस मंदिर में नग्न मूर्तियां पाई जाएगी वो मंदिर किसका होगा? गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर होगा। ये बात ध्यान रखनी है इस चीज को। जैसे अगर अपन बात करें मिनी खजुराहो, भंडदेवरा मंदिर है, कहां पर है? बारा के अंदर। उसको क्या कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? आपके जगत अंबिका मंदिर है उदयपुर के अंदर, उसको कहते हैं। और ये आपका राजस्थान का खजुराहो हो जाएगा बाड़मेर का किराड़ू मंदिर। यहां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। जिस मंदिर के नाम के पीछे ईश्वर आता है समझ लीजिएगा वो भगवान शिव का मंदिर है। बाड़मेर विधानसभा से सबसे अधिक बार विधायक कौन रहे ये भी मैं बता दूंगा। आप एक बार थोड़ा सा इस चीज के बारे में जानते हैं, पहले हिस्ट्री के बारे में रिलेटेड चीजें जानते हैं। देखिए अभी यहां पर मैंने बताया किसके बारे में? आपको किराड़ू मंदिर के बारे में बता दिया, और ये बहुत दर्शनीय स्थल है, कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। चलिए अब अपने पॉइंट भी रखिए। अगर आप बाड़मेर के बारे में कुछ जानते हैं हमारे ग्रुप डिस्कशन में जरूर शामिल होइए, और एक बार प्लीज आप क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। चलिए इससे आगे अपन बात करते हैं बाटाड़ू कुएं के बारे में। हाँ, जो हमारा बाटाड़ू का कुआं है जिसका निर्माण वीर गुलाब सिंह के द्वारा कराया। किसके द्वारा कराया था? गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया था। और यह जिसे अपन राजस्थान का जल महल कहते हैं, और यह मंदिर, यह जो कुआं एक राजस्थान में अकाल रात कार्यों के तहत करवाया गया था, जैसे अपन राजस्थान का जल महल भी कहते हैं। दिनेश जी किराड़ू कब बनाया गया? 7वीं से 9वीं से 10वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया। 9वीं से 10वीं, करेक्ट टाइम नहीं है, 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। चलिए बाटाड़ू का कुआं है, इसको राजस्थान का जल महल क्यों कहते हैं ये जानते हैं। जल महल क्या होता है? जल का अर्थ क्या होता है? पानी। अब महल क्या? जब कुएं को आप बहुत ही सुंदर तरीके से बनाओ अकाल रात से बचने के लिए। अकाल रात क्या होता है आप जानते हो, हमारे राजस्थान में और खासकर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जल स्तर, भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे है। यानी अगर आप 200 से 300 फुट तक खुदाई करते हो तब जाके कहीं पानी निकलता है, और वो भी क्या निकलता है? खारा। खारे पानी के बारे में बात जब मैं झीलों पे आऊंगा तभी करूंगा, अभी नहीं करूंगा। चलिए अब ओशिया संचय माता जोधपुर में, हाँ ये जो जाकर सीताराम जी, ये मंदिर भी किसमें है? महामारू शैली में। ये बात भी सही, ओशिया के जो मंदिरों का ग्रुप है वो भी इसमें आता है। लेकिन हमारा टॉपिक आज बाड़मेर है तो बाड़मेर मत, जब मैं जोधपुर का लेके आऊंगा उस दिन अपन जोधपुर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए बाटाड़ू का कुआं आपको समझ, इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? जल महल कहते हैं। बाटाड़ू गांव से तो आप कोई लोग जुड़े भी होंगे तो आपको इसको क्या क्या होगा आपने देखा भी होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में। हाँ, तो अपने बाड़मेर के अंदर जो ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदिर बना हुआ है आसोतरा में। किसके द्वारा बनाया गया था? 1984 में संत खेताराम जी के द्वारा बनाया गया था। जो खेताराम जी है वो राजपुरोहित समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। और राजस्थान में ब्रह्मा जी के 2 और मंदिर है। एक मंदिर है जो पुष्कर में बना हुआ है, और पुष्कर में जो मंदिर बना हुआ ब्रह्मा जी का, वहां पर विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा होती है। और अपना एक बहुत ही पुराना मंदिर है वो शेष बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। और जो अपना आसोतरा के मंदिर बना हुआ है वो आधुनिक ब्रह्मा जी का मंदिर माना जाता है, जिसका निर्माण 1984 में संत खेताराम जी के द्वारा करवाया गया था। चलिए बात किसकी हो रही है? ब्रह्मा जी की। हमारे 3 देवता होते हैं हिंदू धर्म में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी को दुनिया का क्रिएटर माना जाता है। ये दुनिया बनाई किसने है? ब्रह्मा जी ने बनाई है। विष्णु जी क्या करेंगे? इसका पालन पोषण करेंगे। शिव जी क्या करेंगे? उनका काम है नरसंहार करना, हमको निपटा के घर भेजना। ठीक है, ये काम किसका हो जाएगा? आपके भगवान शिव का हो जाएगा। ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के अंदर है। और ऐसी
किंवदंती है कि ब्रह्मा मंदिर क्या है, एक ही बनता है, और अगर उसे दोबारा कोई बनाने की कोशिश करता है तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसा ब्रह्मा जी की पत्नी थी सावित्री बाई, सावित्री देवी, उनका भी मंदिर बना हुआ है पुष्कर के अंदर। और पुष्कर जो आपका है ये राजस्थान का कुंभ कहलाता है, इसमें अंदर एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। अगर आपको पूछा जाए राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, दैट इज इन पुष्कर अजमेर के अंदर। फिर आपको पूछा जाए अन्य कहां पर है आपके, तो अन्यों की बात करें तो बाड़मेर के अंदर आपको ये बता दिया, आसोत्रा वाला, और इसके अलावा आपके छींच बांसवाड़ा में भी इससे संबंधित मंदिर का निर्माण हुआ है। तो आप ये समझिए ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में अपन ने जाना। इसके बाद में अपन अगला मंदिर है आपका पार्श्वनाथ मंदिर। हाँ, जो मेरा पार्श्वनाथ जी बहुत ही जैन स्थापत्य कला का केंद्र है, जो कहाँ पर बना हुआ है, नाकोड़ा के अंदर बना हुआ है। और इस मंदिर में हाँ जैन समाज के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की 10वीं शताब्दी की, इतनी देखो बहुत पुरानी मूर्ति इसके अंदर लगाई गई है, जो 10वीं शताब्दी की मूर्ति यहाँ पर पार्श्वनाथ की स्थापित की गई है। चलिए अब पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं। क्या बताया इन्होंने, जैन धर्म। सबसे पहले अपन जानते हैं जैन धर्म क्या है। देखिए आप एक बार शेयर कीजिए प्लीज, ठीक है। अब देखिए यहां पर तारात्रमठ जी, चलिए अब यहां पे समझते हैं अपन, ये बात समझिए मेरी। जैन धर्म क्या है, देखिए पहले हमारा जो धर्म होता था वो वैदिक धर्म था, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं। उसमें कुछ कमियां आई, ब्राह्मणवाद ज्यादा बढ़ गया, ब्राह्मण, और इसके अलावा जो वर्ण व्यवस्था वो समाप्त हो गई, जाति व्यवस्था आ गई। तो एक ऐसा वर्ग विकसित हुआ जो क्या था, हिंदू धर्म से वैदिक धर्म से थोड़ा सा प्रभावित कम हुआ, और उन्होंने उसमें दो लोग आए, एक का नाम है महात्मा बुद्ध और एक का नाम है महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, अहिंसा, सत्य, इन मार्गों पर चलना उन्होंने की। सारनाथ में उसको बोध गया के अंदर उनको क्या मिला, ज्ञान। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं। उसमें और भी शाखाएं होती है जैसे महायान और हीनयान। इसके अलावा अपन बात करते हैं किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की स्थापना करते हैं ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। तीर्थंकर किसे कहेंगे, वो व्यक्ति जिसे जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। और इसका पहला तीर्थंकर कौन थे, आदिनाथ थे, ऋषभ देव। तो आपको कभी सवाल पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो नॉर्मली लोग महावीर स्वामी लिख के आ जाते हैं। दैट इज द रॉन्ग आंसर, यू हैव टू राइट द ऋषभ देव और आदिनाथ। उसके बाद में और अलग अलग तीर्थंकर हुए। इसी क्रम में 23वें तीर्थंकर होते हैं जिनका नाम पार्श्वनाथ था। इन्होंने क्या किया, इस धर्म को और आगे बढ़ाने में बहुत क्या किया, सहयोग किया। और इन्हीं का मंदिर आपको कहां पे बना हुआ है, नाकोड़ा के अंदर बना हुआ जैन धर्म का। 24वें तीर्थंकर कौन है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। इसे ही जैन धर्म का, इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इनके आने के बाद ही ये जैन धर्म क्या हुआ, प्रसिद्धि के कगार पे पहुंचा। इस धर्म के भी दो संप्रदाय हैं, श्वेतंबर और पीतांबर। श्वेतंबर जो श्वेत कपड़े पहनते, पीतांबर जो कपड़े नहीं पहनते हैं। इस कारण ये चीज ध्यान रखनी आपको जैन धर्म। अगर आप इस नाकोड़ा के मंदिरों में जाओगे तो सभी तीर्थंकरों की वहां क्या लगी हुई है, मूर्तियां लगी हुई। तीर्थंकर आप जैन धर्म के बारे में जान गए होंगे, और ये इंपॉर्टेंट धर्म है। भारत में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जरतुस्त, ऐसे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, धर्म पाए जाते हैं, जिनमें से ये जैन धर्म प्रमुख है। और बाड़मेर के अंदर इनका क्या है, आपका एक मंदिर बना हुआ है, उसके बारे में अपन बात की। चलिए अब एक है रणछोड़ राय जी का मंदिर, उसके बारे में जान लेते हैं। हाँ, तो रणछोड़ राय जी का मंदिर है जो खेड़ के अंदर बना हुआ है। खेड़ अपने बलोत्रा के पास में ग्राम है छोटा सा, जिसके अंदर जो पर जो मंदिर बना हुआ है संगमर की पत्थरों से इसका जो मंदिर है वो काफी बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। बालोतरा के अंदर ये मंदिर है, खेड़ मंदिर। इसके बाद बात करते हैं नागनेची माता के मंदिर के बारे में। तो नागनेशी माता का मंदिर जो नागणा के अंदर बना हुआ है, और नागनेशी माता को जो राठौड़ वंश है वो अपनी कुल देवी मानते हैं। और इसका जो मंदिर का निर्माण है वो धूड़ जी के द्वारा करवाया गया था। चलिए नागनेची माता, गांव कौन सा, नागाना। इस कारण इस माता का नाम, नागाना गांव का नाम ही नागनेची माता के ऊपर पड़ा था। कर्नाटक से इनकी मूर्ति लाई गई थी राठौड़ वंश के शासकों द्वारा, और उसको यहां स्थापित किया गया। और नागनेची माता का मंदिर कहां पे बना, बाड़मेर के आपके नागाना में बना। इसकी एक विशेषता सुनिए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी माता की जो मूर्ति है वो काष्ठ से बनी हुई, काष्ठ मतलब लकड़ी से, वुड से बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है। वो आपके कौन से, नागनेशी माता की। नागनेशी माता कहां पर है आपके, नागनेशी माता जो राठौड़ वंश है जोधपुर का, जो राव जोधा द्वारा स्थापित, यहाँ पर जो राव सिंहा द्वारा स्थापित किया गया, जिसको रावदा और गंगा मालदेव द्वारा आगे बढ़ाया गया, उस वंश की कुल देवी है। और इसका मेहरानगढ़ दुर्ग, आपका जो चिड़िया टूक दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, उसमें भी इसका क्या है, मंदिर बना हुआ है नागनेची माता का। मूल रूप से नागनेची माता कहां से है, तो नागनेची माता आपके बाड़मेर जिले से है। देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी चीजें जान रहे हैं यहाँ पे। तो आपसे रिक्वेस्ट, आपने काफी शेयर किया, एक बार और शेयर कीजिए, एक बार और शतक लगे। विरात्रा माता मंदिर कौन सी शैली माता है, चलिए अभी उसके बारे में, वीरेंद्र खान जी, विरात्रा माता मंदिर शैली इसकी से कंफर्म नहीं है, आई विल टेल यू आफ्टर द लाइव। चलिए अब आप एक बार क्या कर दीजिए प्लीज, आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अब चलिए अपन बात करते हैं यहां पर कुछ आइकॉन्स के बारे में। आइकॉन्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोगों के बारे में जो बाड़मेर से हैं और भारत में और राजस्थान में उनका नाम क्या है, बहुत प्रसिद्ध हुआ। सबसे पहले व्यक्ति है वीर दुर्गादास राठौड़। हाँ, तो मित्रों अपन बात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़, जो अपने मारवाड़ के अंदर बहुत ही चर्चित व्यक्ति है। और इन्होंने मारवाड़ के अंदर
राठौड़ वंश है उनका बहुत ही इनका सहयोग रहा है। तो बात करते हैं, इनका जन्म है वो कनाना बाड़मेर के अंदर हुआ था और इनके पिता का नाम आस्करण था। इनके दो उपनाम से वो आपको मैं बता देता हूँ कि इन्हें राठौड़ों का यूलिसिस भी कहते हैं और इन्हें राजपुताने का गैरीबाल्टी भी कहते हैं। और जो ये दोनों उपनाम है ये किसने दिए थे? ये दिए थे राजस्थान के बहुत ही बड़े इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ये दोनों उपनाम है वो इनको प्रदान किए गए थे। और अपने वीर दुर्गादास राठौड़ को अपन जसवंत सिंह जो जोधपुर महाराजा है उनका ये उनके मंत्री भी हुआ करते सेनापति थे। चलिए अब अपन बात करते हैं इनके बारे में। थैंक यू फॉर द अंडर वंस मोर। और भी लोगों को जोड़िए प्लीज आप, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं किसके बारे में, वीर दुर्गादास राठौड़। इन्होंने बताया कर्नल जेम्स टोड के बारे में। चलिए कर्नल जेम्स टोड कौन थे? एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा राजस्थान में भेजे गए व्यक्ति थे। वो थोड़े इतिहास में इंटरेस्टेड व्यक्ति थे तो उन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखना शुरू किया और पूरे राजस्थान के इतिहास को उन्होंने एक ग्रंथ के रूप में लिख करके एंटीक्विटीज एनालिसिस ऑफ राजस्थान 1829 के एक बुक लेके आए। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, इस बुक में पूरा राजस्थान, इस कारण उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, यानी राजस्थान हिस्ट्री का उन्हें क्या माना जाता है? जनक। उन्होंने इनका नाम रखा कि ये क्या है, राठौड़ों के यूजुलेस है। आपको ध्यान रखना है इन्हें क्या कहा जाता है, आपके राठौड़ों का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ मारवाड़ जो शासक है राठौड़ उद्धारक कैसे कहते हैं सुनिए। अब आपको मैं एक शासक का नाम बताता हूं। यहाँ पे आपके जसवंत सिंह शासक हुआ करते थे। उनके तो ये क्या करते, उनके काम, उनके पिताजी हुआ करते थे अजीत सिंह जी। उनके लिए क्या करते, देखिए अजीत सिंह की वो औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब ने वहां पर आपके काबुल भेजा, यानी आपको जो अफगानिस्तान है वहां पर किस पे भेजा, अभियान पर भेजा। कैसे होता अभियान देखिए। अगर अपन पहले बात करें किसके बारे में, एक शासक हुआ करते थे मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह मालदेव शासक था। मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी को हराया। उसके बाद उसका पुत्र आपके 1562 में शासक बनता है जिसका नाम राव चंद्र सेन था। उसके एक बड़े भाई हुआ करते थे मोटा राजा उदय सिंह और राम सिंह। दोनों अकबर की शरण में चले गए और अकबर ने उनको संरक्षण दिया और चंद्रसेन को जोधपुर से निकाल दिया गया। और चंद्रसेन जो है जोधपुर से जब निकाले जाते हैं सिवाना में आके शरण लेते हैं। इस कारण सिवाना को क्या कहते, मैंने पहले नहीं बताया, अभी बता देता हूं। सिवाना को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। जब 1570 का नागौर दरबार होता है, नागौर दरबार किसने किया, अकबर ने किया। जब अकबर ने वहां पे नागौर दरबार जारी किया तो उसके दौरान क्या होता है, उसने ये जो आपका जोधपुर है ये किसको दे दिया, राय सिंह को दे दिया। राय सिंह कौन था, बीकानेर के शासक कल्याण मल का पुत्र था। 2 साल के लिए उसके पास रहता है और 1572 में ये किसको मिल जाता है, मोटा राजा, 2 साल 1574 में मोटा राजा उदय सिंह को मिल जाता है। मोटा राजा उदय सिंह पहला व्यक्ति था जिसने अकबर की क्या स्वीकार की, गुलामी स्वीकार की। उसके बाद ये जो लोग हैं मुगलों के गुलाम हो गए, यानी राठौड़ वंश किसका गुलाम हो गया, मुगलों का आपका गुलाम हो गया। उसके बाद क्या होता है, जब ये गुलाम हो जाते तो इन्हें मनसबदार दिए जाते थे, यानी उन्हें क्या करना पड़ता था, मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ता था और जहां पर भी इनको क्या किया जाता था, भेजा जाता था, उन्हें क्या करना होता था, वहां पर जाना पड़ता था। इस कारण अजीत सिंह को क्या करना पड़ा, आपको वहां पे जाना पड़ा। जहां उनकी मृत्यु हो जाती है वहां उनकी दोनों पत्नियां प्रेग्नेंट थी। इस कारण उनको औरंगजेब द्वारा दिल्ली बुलाया जाता है। औरंगजेब उस वक्त शासक हुआ करते थे और जब औरंगजेब ने उसको जब वापस वहां पर दिल्ली बुलाया तो औरंगजेब का उद्देश्य था कि इस अजीत सिंह को, छोटे पुत्र को मार दिया जाए और उसके बाद में जो जोधपुर है उसको खालसा घोषित कर दिया जाए। खालसा घोषित करने का मतलब होता है जोधपुर का जो राज्य है वो मुगलों के साथ में क्या हो जाए, शामिल कर दिया जाए। लेकिन जो इनके सेनापति हुआ करते थे दुर्गादास, बहुत ही बहादुर थे, उनको उसकी नीयत का पता चल गया। उन्होंने क्या किया, एक गोरा धाय नाम की एक महिला हुआ करती थी, उसके सहयोग से मेवाड़ के एक शासक हुआ करते राज सिंह, उनके सहयोग से क्या किया, दिल्ली से अजीत सिंह को और उसकी माताओं को, दोनों रानियों को क्या किया, वहां से वापस कहां पे लेके आए, राजस्थान में लेके आए। सिरोही के अंदर कलियंत्री करके एक मंदिर है, उस मंदिर में उनको रखा गया और उसके बाद में क्या किया गया, वहां से आपको क्या किया गया, उनको सुरक्षित यहां पर रखा गया। और बाद में 1710 में क्या होता है, जोधपुर को खालसा खत्म होता है और जोधपुर के शासक बनते हैं अजीत सिंह। ये आपको दुर्गादास के बारे में। लेकिन जो आपके जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है, इन्होंने इनके साथ क्या नहीं किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया और क्षिप्रा नदी उज्जैन में इनकी क्या बनी है, समाधि बनी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। चलिए अब आते हैं अपने एक लोक देवता के बारे में। पहले अपन समझते हैं लोक देवता किसे कहते हैं। लोक देवता, लोक एंड लोक, देवता यानी देवता, लोगों के देवता, यानी ऐसे आइकॉन, ऐसे समाज के लोग जिन्होंने समाज सेवा के लिए कार्य किया। एक बात समझिएगा, यहां पे अपने को जो आपको जो चमत्कार दिखाए जाते हैं लोक देवताओं से रिलेटेड, वो हो सकते हैं किंवदंतियां हो, लेकिन ये जो हमारे लोक देवता होते हैं वास्तव में क्या थे, वास्तव में हमारे क्या थे, जो राठौड़ों के यूजिलेस दुर्गा, हाँ डी कुमार ये बात सही है आपके, राठौड़ों के यूजिलेस कहा जाता है किसको, दुर्गादास राठौड़। अब देखिए मैं आपको लोक देवताओं के बारे में बताता हूं। लोक देवता हमारे जो आम आदमी होते हैं उनके, यानी हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं उनके द्वारा माने गए आइकॉन होते हैं। जैसे रामदेव जी है, जैसे तेजा जी है, गोगा जी है, इसके अलावा आपके पाबू जी ले लो, भूमिया जी ले लो, ये ऐसे बिग्गा जी ले लो, ये ऐसे देवता है जो आपके क्या है, लोक देवता। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए, इन्होंने समाज की रक्षा के लिए, इन्होंने अबला महिला
महिलाओं की सहायता के लिए क्या किया, यहाँ पर बलिदान दिया। इस कारण हम इनको लोक देवता के रूप में मानते हैं और उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अगर अपन राजस्थान बाड़मेर की बात करें तो यहां से एक लोक देवता है, वो आपके हैं रामदेव जी। उनके बारे में, वैसे इनका मंदिर जैसलमेर, उसके बाद जैसलमेर के बारे में बात करें, लेकिन आज थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। सो अब चलते हैं रामदेव जी पर। हाँ, तो जो अपने लोक देवता रामदेव जी है, जिनका जन्म बाड़मेर के छोटे से ग्राम उंडू कश्मीर में हुआ था, और वो इनका जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में। इनका जन्म उंडू कश्मीर में हुआ था। तो रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमल देव, इनकी माता जी का नाम मैणा देव था। और ये जो रामदेव जी अपने राजस्थान के जो पश्चिमी इलाका है, इस पश्चिमी इलाके के अंदर बहुत ही लोकप्रिय देवता है, और इनको अपन कुष्ठ रोग निवारक भी देवता भी कहते हैं। इनको अपन विष्णु का अवतार भी मानते हैं। इनको अपन सांप्रदायिक सद्भाव के दो लोक देवता भी कहते हैं। और इनका जो रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है वो जैसलमेर पोकरण के रूनीसा गांव में इनका मंदिर बना हुआ, और जहाँ पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। तो मेला है इनका है वो भाद्रपद शुक्ला 20 से 11 तक इनका मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए अब देखिए रामदेव जी के बारे में जानते हैं। उंडू कश्मीर जी, उंडू कश्मीर, ये सही बात है डी कुमार, रामदेव उंडू कश्मीर अभी बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना। आप में से ज्यादातर लोग गए भी होंगे, और रामदेव हम में से ज्यादातर लोग जा चुके हैं, पैदल एक नहीं, 2 बार नहीं, 5-6 बार जा चुके हैं, और आप वो मंदिर देखा होगा। अपन थोड़ा रामदेव जी के बारे में जान लेते हैं। रामदेव जी जन्म उंडू कश्मीर के अंदर हुआ था। ये क्या करते थे, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी भी देवता के बारे में चमत्कारिक बातें होती है, उनसे थोड़ा आप हटके सोचिए कि वो लोग क्या थे। वो लोग समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज में सुधार की कोशिश की। हम रामदेव जी को देवता के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने समाज में क्या सुधार किया वो जानिए। सबसे पहला सुधार, उन्होंने दलितों का उद्धार किया। दलित उद्धार के लिए जाने जाते कैसे, उनकी बहन थी सुगनाबाई, आप जानते हो। इसके अलावा उनकी एक धर्म की बहन थी जिसका नाम डालीबाई था। ऐसा कहा जाता है डालीबाई उनको डाली पे मिली, लटकाई हुई मिली थी, और उन्होंने उनको धर्म का बहन बना लिया। और वो ऐसा कहते हैं नीच जाति से थे, यानी दलित जाति से थी, और उन्होंने हमेशा दलित रिखिया कहते हैं। रामदेव जी कवि भी थे, हाँ रामदेव जी कवि भी थे, और रिखिया कहलाते हैं इनके जो क्या होते हैं, पूजे करने वाले लोग थे। 24 बाणियां करके इनकी क्या थी, किताब थी, बोली की मैं बताऊंगा, उस पर भी आता हूं। पहले अपन थोड़ा सा इनको जानते हैं। तो उन्होंने दलितों का उद्धार किया। उस टाइम जब रामदेव जी का जन्म हुआ, या उस टाइम यहाँ पे ये चीज थोड़ी ज्यादा थी। जो हमारे राजपूत जाति के लोग या ऊंची जाति के लोग होते थे, थोड़े वो इस जातिगत भेदभाव को ज्यादा मानते थे। इस दौरान राजपूत होकर के रामदेव जी ने एक दलित का उद्धार किया। उस वक्त की ये बहुत बड़ी बात थी। इस वजह से उनको समाज सुधारक देवता भी माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है, हमारे यहाँ पे मुसलमान धर्म होता है। नॉर्मली मुस्लिमों में जो मस्जिद होती है या जो चीजें होती है, अब 13 ताली नृत्य, जो रामदेव जी का मेला होता है उसमें 13 ताली नृत्य के, उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर द 100 अगेन। आप प्लीज एक बार और शेयर कीजिए। अब बात ही सुनिए, अब मेरी बात सुनिए अभी आप एक बार। अब देखिए रामदेव सांप्रदायिक सद्भाव के कैसे हुए। ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको मुसलमान और हिंदू दोनों पूजते हैं। ये बात ध्यान रखिए। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान के दूर दूर तक हजारों किलोमीटर से लोग इनके लिए आस्था से लेकर, और आपने खुद देखे आंखों से, लोग पैदल घसीटते हुए भी इन तक पहुंचते हैं। तो आप इनकी श्रद्धा समझिए, इनका आप क्या समझिए, इन लोक देवता का महत्व समझिए। इन्होंने 5 पीर आए थे मक्का से। मक्का क्या है, मुस्लिम जो धर्म है उसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने 622 ईस्वी के आसपास में की थी मक्का के अंदर। और मक्का उनका पवित्र स्थल है जहां पर मुसलमान धर्म के लोग हज की यात्रा पर जाते हैं। अगर कोई भी मुसलमान अपने जीवन में हज की यात्रा पर एक बार नहीं जाता तो उसको जीवन सफल नहीं माना जाता। कहां पर है, मक्का में। मक्का कहां पर है, आपके सऊदी अरेबिया में। वहां से 5 पीर थे, क्योंकि मुसलमानों का राज था उस वक्त हमारे देश में। जब रामदेव जी हुआ करते थे तब वो 5 पीर राजस्थान में आ गए। और ऐसी किंवदंती है, किंवदंती का मतलब समझिए, ऐसी कहानी है, लोगों द्वारा दंत कथा है कि वो 5 पीर आ गए और रामदेव जी ने उनको भोजन ऑफर किया कि आप खाना खाइए। तो उन लोगों ने भोजन खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम अपने स्पेशल कटोरे में खाते हैं और भोजन करते हैं। तो ऐसा कहते हैं रामदेव जी ने वो कटोरा उनके सामने पेश कर दिया। उन्होंने कहा रामसा पीर की जय हो। उसी दिन से इनका रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। और मुस्लिम धर्म के लोग भी इनकी पूजा करते हैं। एकमात्र ऐसे देवता है आपके, कौन, रामदेव जी। एक भैरव नाम का राक्षस भी हुआ, ऐसी भी किंवदंती है, उसको भी उन्होंने मारा था। अपन को यह नहीं समझता कि भैरव उड़ता था कि रामदेव जी पीछे उड़ते थे, ये स्टोरीज हो सकती है। आपको यह समझना है कोई ऐसा क्रिमिनल होगा, ऐसा एक ऐसा अपराधी व्यक्ति होगा जो समाज में क्या फैला रहा होगा, गलतियां कर रहा होगा, लोगों को मार रहा होगा, मर्डर्स कर रहा होगा, और रामदेव जी ने उनका क्या किया होगा, अंत किया होगा, और अपनी समाज को क्या किया होगा, सुरक्षित रखा गया। और किंवदंतियां आप बहुत जानते हो उनके बारे में, तो आप काफी जानते हो, बहुत सारी कहानियां भी सुन रखी है आपने। तो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में जानी, रामदेव। मंदिर कहां पर है, रूनीसा पोखरण के अंदर, जैसलमेर के अंदर इनका भव्य मंदिर लगा हुआ है। और आपको ध्यान रखना है, हिंदू रामदेव जी के नाम से, मुसलमान राम सपीर। हाँ बिल्कुल सही है दिनेश जी, आपकी बिल्कुल बात सही है। चलिए अब अपन चलते हैं आगे एक और देवता के बारे में। हाँ 13 ताली नृत्य के बारे में जान लीजिए।
तो जो रामदेव जी का मेले का जो आकर्षक प्रमुख आकर्षक केंद्र है वो अपना 13 ताली नृत्य है। और 13 ताली नृत्य के अंदर एक विशेष जाति जिसे कामड़ जाति की स्त्रियां इस नृत्य को करती है। और इस नृत्य के अंदर 13 ताली क्यों कहते हैं, कहने का मतलब है इसके शरीर के ऊपर 13 प्रकार के मजीरे बांधकर जो महिला है वो नृत्य करती है। और इस नृत्य के अंदर 13 अलग अलग प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करने के कारण इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। जैसे मुंह में तलवार उठाकर, जैसे मुंह से रुमाल उठाना, मुंह से कटार, मुंह में कटार रखकर नृत्य करना, तो इस प्रकार के कलाओं के कारण इसे अपन 13 ताली नृत्य कहते हैं, जो रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। चलिए, रिखिया जाति जो दलित जाति के जो लोग इनके क्या होते हैं, जो पूजक होते हैं, उपासक होते हैं, उन्हें हम रिखिया कहते हैं। और हमारा जब इनका जागरण वगैरह होता है तब हम इनका कहते हैं। मेला आपको पता होना चाहिए भाद्रपद दूज से और एकादशी तक लगता है, भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक, क्योंकि इनको दूज के दिन इनका अवतार हुआ था, ऐसा माना जाता है। बीरमदेव इनके बड़े भाई थे और इनके ये छोटे भाई थे, तो बीरमदेव के साथ में इनका पैदा हुआ। भगवान विष्णु ने इनको आशीर्वाद दिया था और इनको भगवान विष्णु का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। मूर्ति पे लड्डू फेंकना, उनको चोटे लगना, ये सारी कहानियां आप जानते हो। मैं थोड़ा डिटेल में और आगे चीजों पे जाना, इसलिए इस पे यहीं पे अपन बात को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं एक और देवता के बारे में, मल्लीनाथ जी के बारे में। जी, तो अपने मल्लीनाथ जो राजस्थान जो पश्चिमी इलाका है, इसके अंदर बहुत ही बड़े लोक देवता है। मल्लीनाथ जी का जो निवासी है खेड़ बाड़मेर के निवासी है। और अपन इनकी बात करें वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम है वो है माला राठौड़। ये बहुत ही पराक्रम व्यक्ति थे, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे। और अपने पराक्रम के कारण जो अपने आसपास का क्षेत्र है उस क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया और वही क्षेत्र बाद में मालानी नाम से पहचाना गया। और इनकी जो समाधि है वो तिलवाड़ा ग्राम है, जो लूणी नदी के तट पर आए हुए हैं, जहाँ पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। जो मेला है इनका चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक इनके मेले का आयोजन किया जाता है। और यह मेला राजस्थान पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे अपन कहते हैं तिलवाड़ा पशु मेला, जिसे अपन कहते हैं। चलिए, एक बार आप शेयर कीजिए और लोगों को जुड़िए। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड इतने लोग जुड़े रहे मेरे साथ में, उसके लिए आपका सबका धन्यवाद है। प्लीज एक बार और शेयर कीजिए और लोग जुड़े। अभी अच्छी अच्छी बातें आने वाली, रिफाइनरी, लूनी नदी और बहुत सारी चीजें जिनके बारे में आप जानेंगे, तो आप जुड़े रहिए और शेयर कीजिए। अब सुनिए आप किसके बारे में बात हो रही, मल्लीनाथ जी के बारे में। तो मल्लीनाथ जी ऐसे शासक थे जो योगी भी थे। पहले ये शासक हुआ करते थे, किसमें, वाइफ उमा देवी कुमार सही है, मल्लीनाथ तिलवाड़ा सही है, बालोतरा के अंदर आप जानते हो, लूनी नदी किनारे। अब देखिए अपन बात करते हैं किसके बारे में, अपन यहाँ पे बात करें मल्लीनाथ जी के बारे में। ये शासक हुआ करते थे राठौड़ वंश के, लेकिन इनको वैराग्य का मन लग गया, अध्यात्म में मन लग गया, तो इन्होंने क्या कर दिया, वो पूरा राजपाट छोड़ दिया और क्या बन गए, एक योगी बन गए। और शासक से योगी बनने वाले एकमात्र लोक देवता है। आपको ये बात क्या रखनी है, किसके बारे में, मल्लीनाथ जी के बारे में याद रखनी है। मल्लीनाथ जी पशुओं के क्या थे, प्यार करने वाले थे, इस कारण उनके पशुओं का मेला लगता है तिलवाड़ा के अंदर। तिलवाड़ा कहां पर है, आपके बालोतरा के अंदर, लूनी नदी के किनारे इस मंदिर लगता है। पशु मेले में क्या होता है, देखिए पशुओं की क्या की जाती है, बिक्री की जाती है। ये बहुत अच्छा मेले का आप उद्देश्य सुनिए। इस मेले के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग आएंगे अपना क्या बेच के जाएंगे, अपना पशु वगैरह बेच के जाएंगे, ये नहीं होता है। इसके कारण क्या है, इसका कारण यह है कि वहां पर लोग अपनी संस्कृति भी वहां पे क्या करते हैं, हजारों किलोमीटर से लोग पैदल चल के अपना ऊंट, अपना घोड़ा और जितने भी जानवर वो लेके आते हैं और वहां बेचते हैं, तो लोगों को सांस्कृतिक आगमन होता है। आजकल इनका महत्व थोड़ा कम हो रहा है, वो हमारे लिए थोड़ा क्या चिंता का विषय है। मेलों का महत्व कम नहीं होना चाहिए आजकल, क्योंकि ये चीजें बहुत क्या है, जरूरी है। चलिए नैनाराम जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है। एक बार आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अब अपन देखिए मल्लीनाथ जी के बारे में बताया, इन्होंने बताया मेला कब से कब तक लगता है, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर एकादशी तक क्या लगता है। यहाँ पे आप समझिए, इन महीनों को आपको समझना थोड़ा जरूरी है। जितने भी भारत में जो हमारे जो पंचांग के महीने होते हैं, चाहे वो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, आश्वो, भाद्रव, आओस, कार्तिक, मिगर, पो, माह, फागण, ये सारे अपने 12 महीने, ठीक है। ऐसे नाम आपको याद होने चाहिए। देखो ये जितने भी नाम होते हैं आपके, जो ये चैत्र, बैसाख, जो पहला महीना जब भी शुरू होगा, उसका पहला पंखवाड़ा मतलब 15 दिन का समय हमेशा और हमेशा कृष्ण पक्ष होता है, यानी अंधेरो पंख पहला आवे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, सोनरो पंख आवे। 15 दिन का टाइम होता है, एकम से लेकर पूनम तक, एकम से लेकर अमावस तक और एकम से लेकर पूनम तक, ये पूरा महीना होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेला कब लगता है आपको, ये लगता है चैत्र नवरात्र को शुरू होता है। चैत्र नवरात्र कब शुरू होते हैं, 2 तरह के नवरात्र होते हैं आपके, चैत्र में नवरात्र होंगे और आसोज में नवरात्र होंगे। तो चैत्र नवरात्र को दिन ये शुरू होता है और 11 तक ये मेला चलता है, जहां पे लोग अपने पशु ले जाके बेचते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं, यहां पर आगे एक और देवता हैं, उनके बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए देवता आपके सारे हो गए। अब मुख्य जो देवता थे उनके बारे में क्या हो गई, बात होगी। अब बात करते हैं किसमें, बहुत मुश्किल से याद कर पाया डी कुमार जी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप ऐसे अंगुलियों पे याद रखिए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक,
मार्क्सिस्ट, पोष, माघ और फाल्गुन, बस 12 हो गए। ऐसे चीजें आप क्या कीजिए, याद कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बैठिए, उनसे सीखिए। अगर आपके दोस्त थोड़े पिछड़े हुए भी तो उन्हें आगे लाने का प्रयास कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, उन्हें सोशल मीडिया पे लाइए, उनसे बातचीत कीजिए, तभी जाके हम एक शिक्षित समाज विकसित कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य मैं आपको बता देता हूं, ऐसा एक एटमॉस्फेयर देना, आपको ऐसा एक वातावरण प्रदान करना सोशल मीडिया पे, ताकि आप ये जो मैं ज्यादातर मैं बच्चों को जब लाइव देखता हूं या फिर ज्यादातर स्टूडेंट को जब मैं लाइव देखता हूं, या तो डांस कर रहे होते हैं, या बियर उनके हाथ में नजर आता है, या म्यूजिक बजा रहे होते हैं, या कारों के दरवाजे खुले वहां कूद रहे होते हैं, जिनमें एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, और उनका जीवन 4-5 साल के लिए तो अच्छे से चल जाता है, क्योंकि पीछे माता पिता का खर्चा होता है, तब तक तो अच्छे से आप डांस कर सकते हो, लेकिन उसके बाद ये डांस याद नहीं आता है, क्योंकि बाद में पैसा, एम्प्लॉयमेंट, आर्थिक बाहर आ जाता है उसके पार। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या करना है आपको, ऐसा मैं आपको एटमॉस्फेयर दूंगा ताकि आप मेरे साथ बैठ करके ग्रुप डिस्कशन कर सको। रोजाना 7 दिन बाद एक जिले को जानोगे, 7 सप्ताह में, हर सप्ताह आप एक जिले के बारे में जानोगे। आप समझिए, मैं कुछ ही सप्ताह में आपके सामने 33 के 33 जिले याद करवा के रख दूंगा। किसी भी एग्जाम में आपका सवाल आएगा, आपका गलत नहीं होगा। आम आदमी है अगर आप, तो आपको एक जानकारी मिलेगी कौन सा जिला कहां है, कौन से जिले में क्या है, कौन से देवता है, कौन सा स्थान है, क्या महत्व है, कब स्थापना हुई। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है आपके लाइफ के लिए, और आप एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो आप मेरे इस इनिशिएटिव का जरूर सपोर्ट कीजिए, और आप जो सपोर्ट करते हैं उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे स्तर पर आज जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। एक बार और शेयर कीजिए। अब अपन बात चलते हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। चलिए राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में जानते हैं। अब राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले एकमात्र नदी की बात कर लेते हैं, और वो नदी है, तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है कि मलिनाथ जी के पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम था राव सलखा जी। क्या नाम था? राव सलखा जी। चलिए तो आगे ये नाम मिल गया होगा आपको। हाँ। मल्लिनाथ जी के पिताजी का नाम राव सलखा जी था, ठीक है। कई बार क्या होता है, अब देखिए आप यहाँ पे कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं शायद हमारे से भी नहीं हो, तो ग्रुप डिस्कशन है, आप भी बता दीजिए, हम भी बताएंगे। अगर नहीं बता पाते तो आप इसको ऐसे मत लीजिए कि ये चीजें नहीं आती, ये नहीं, हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, इस चीज को आप भी समझिए। चलिए अब अपन बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। हाँ, तो जो अपनी लूनी नदी है, जैसे अपन जिसका उद्गम है वो अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं की श्रेणियां, जैसे अपन कहते हैं अजमेर के नागपाड़ से इनका उद्गम होता है, और वहां से निकलकर ये नागौर और जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से बाड़मेर, और बाड़मेर से ये जालोर साइड के जाकर वहां से ये गुजरात के अंदर मिल जाती है, वहां पर कच्छ के रण जाकर ये समाप्त हो जाती है। और ये इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, और राजस्थान के अंदर ये जो मरुस्थलीय एरिया है वहां पर ये बहुत ही बढ़िया एक प्रकार की जल सहयोग है। चलिए अब देखिए आप यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने कहा अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के समांतर गुजरती है, कहां से, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर जगह है, वहां से खेड़ ब्रह्मा से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल तक जाती है। 695 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। 550 किलोमीटर आपके राजस्थान में। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, कहां पर आपके गुरु शिखर है, माउंट आबू के अंदर, सिरोही के अंदर है। इन्होंने जो बताया कि लूनी अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है। देखिए अपन अगर किसकी बात करें, आपके अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला जल विभाजक रेखा है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में जो नदियां बहती है वो हमेशा अरब सागर में जाके गिरेगी। पूर्व में जो नदियां बहती है वो हमेशा आपके किस में जाके गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरेगी। कौन सी? पूर्व में बहने वाली, जैसे चंबल है, सॉरी चंबल तो आपके कहां से निकलते, मध्य प्रदेश से जाना पाओ पहाड़ियों से आ जाती है। बनास है, ये नदियां ऐसी है जो उधर जाती है। और इधर कौन सी आएगी? लूनी नदी है, साबरमती नदी है, ये नदियां। अब लूनी की बात करें, 6 जिलों में बहती है आपके राजस्थान के, अजमेर, उसके बाद नागौर, उसके बाद में आपके जोधपुर, उसके बाद में आपके पाली, फिर बाड़मेर, और फिर उसके बाद में किसके अंतर्गत आपके जालोर, और फिर गुजरात से अरब सागर में गिर जाती है। बाड़मेर में कहां पे आती है? बालोतरा में। बालोतरा के पास सिंधरी से होते हुए, ज्यादातर लोगों ने आपने देखा भी होगा, ये ऐसी मौसमी नदी है। एक चीज ध्यान रखिए, एक होती है, एक आपकी सर्ववाही नदी होती है जिसमें पूरे साल क्या करती है, नदी बहती है। खतरनाम गुरु शिखर 1722 मीटर, इज इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट। चलिए अब सुनते हैं आप आगे बात। यहाँ पे लूनी नदी क्या है आपके, जब बाड़मेर के बालोतरा में आती है उससे आगे इसका पानी खारा हो जाता है, इससे पहले इसका पानी मीठा है। रीजन सुनिए, औद्योगिक क्षेत्र, जहां पे कपड़े की फैक्ट्री, कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां भी लगी हुई है, और उन फैक्ट्रियों में जो कास्टिक होता है वो पानी इसमें डाल दिया जाता है। और दूसरा कारण है आपका शायद नेट प्रॉब्लम है, आई थिंक नेट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नेट फिक्स है, आप एक बार अपना देखिए। चलिए आई थिंक बाकी लोगों को नहीं हो रहा है, चलिए नेट प्रॉब्लम है, मैं देखता हूं, आप देखिए। अब देखिए आप सुनिए, लूनी नदी बालोतरा के अंदर, अगर लूनी नदी में बाढ़ आती है तो सबसे पहले बालोतरा डूबेगा। उसका रीजन है, बालोतरा क्या है, समुद्र तल से ज्यादा क्या है, नीचे है। ये चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, लूनी नदी के बारे में ध्यान रखिए। अगर लूनी नदी क्या होती, आपके पूरे वर्ष बहने वाली होती, तो यहां से हम क्या कर सकते थे, जल मार्ग विकसित कर सकते थे, और वो जल मार्ग आपके कांडला पोर्ट से जुड़ सकता था, और इसके माध्यम से हम सड़क जो हमारा परिवहन का खर्चा आता है, रेल
रेल परिवहन का खर्चा आता है उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। वैसे इसका प्रयास किया जा रहा है। बाकासर बाड़मेर के अंदर क्या किया जा रहा है, आपको सूखा एक बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। जालोर में भी सूखा बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। इस वजह से सीताराम जाकर नहीं, थैंक यू। नहीं है तो आपके किसी की अगर समस्या आ रही है तो आपका खुद का, अगर है तो आप सभी बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर द शेयरिंग। एक बार और शेयर कीजिए, आप लूनी नदी के बारे में अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर, ठीक है। 550 किलोमीटर सिरोही से लेकर आपके अलवर तक है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं किसके बारे में, आईजीएनपी के बारे में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। हाँ, तो अपने बाड़मेर के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका जो अंतिम पॉइंट है वो है गुड़ामादल, जो अपना है गड्ढा रोड, यहाँ पर इसका अंतिम पॉइंट्स है और यहाँ पर इसकी सिंचाई की सुविधा लोगों को मिल रही है। आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नहर क्या होती है? नदी में से बांध बना करके, नदी में से बांध बना करके सिंचाई के लिए बनाई गई व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, नहर कहते हैं। और नहर के लिए जो बांध बनाया जाता है उसे हमेशा ध्यान रखिए बैराज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैराज। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत कहां से होती है, जानिए, हरिके बैराज से। हरिके बैराज कहां पर है? पंजाब में। कौन सी दो नदियों पर है? सतलज और ब्यास नदियों के ऊपर। हाँ, लाइफ लाइन कहते हैं इसको। चलिए, राजस्थान की बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला को भी लाइफ लाइन कहते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, और बुक्स आपके इंदिरा गांधी नहर को भी लाइफ लाइन कहती है, जीवन दायिनी कहती है। अब देखिए, आप जानिए इंदिरा गांधी नहर कहां से, हरिके बैराज कहां पर है? पंजाब में। कौन सी नदी पर है? सतलज और ब्यास नदी पे। फीडर नहर किसे कहते हैं? इसका एक कुछ हिस्सा है 208 किलोमीटर के आसपास फीडर है। फीडर का अर्थ क्या होता है? देखिए, फीडर का अर्थ होता है नहर का वो हिस्सा जिसके पानी का उपयोग नहीं किया जाता, उसे हम क्या कहते हैं? फीडर कहते हैं। कहां से कहां तक है इसकी फीडर? जो ये फीडर नहर है आपकी, ये इसकी जो है पंजाब से लेकर के हनुमानगढ़ जिले तक इसकी फीडर है। वहां उस बीच में पानी का यूज नहीं होगा। हनुमानगढ़ जिले में आने के बाद में इसके पानी का यूज किया जाता है वितरिकाओं को बना करके। नागौर वगैरह ऐसे जिले हैं जहां पर क्या होता है, हनुमानगढ़ के कुछ ऐसे क्षेत्र जो ऊंचाई में ज्यादा है, इसका लिफ्ट परियोजना चलती है। पानी को लिफ्ट करके दूसरी तरफ डाला जाता है और फिर इसके दौरान सिंचाई होती है। और इसका पानी, इंदिरा गांधी नहर का पानी आपके काम पर आता है, बाड़मेर के गडरा रोड तक आता है। और इसकी वजह से ये हमारे रेगिस्तान की क्या है, जीवन रेखा। 1952 में कुंवर सेन करके एक अभियंता हुआ करते थे, भारत सरकार जो थी उसके द्वारा स्थापना की। इससे पहले मैं एक अच्छी चीज बताओ, 1927 में एक नहर आई थी, गंग नहर। महाराजा बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे महाराजा गंगा सिंह ने, वो राजस्थान की पहली नहर थी। इस कारण महाराजा गंगा सिंह को भागीरथ कहा जाता है, भारत का भागीरथ कहा जाता है। भागीरथ कौन थे? जिन्होंने गंगा को, नदी को भारत में लेके आए, इस कारण उनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। पहली नहर गंग नहर 1927, दूसरी नहर इंदिरा गांधी नहर 1952, और इसका विकास करवाया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 के अंतर्गत आई। और ये राजस्थान के लिए लाइफ लाइन बन गई, क्योंकि हमारा ज्यादातर हिस्सा डेजर्ट है, ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है, पानी की बहुत कमी है, भूमिगत जल बहुत गहरा मिलता है, बारिश बहुत न्यून होती है। इस कारण यहाँ के लोगों को पेयजल नहीं मिल पाता है, और जब इन लोगों को पेयजल, कृषि के लिए चीजें नहीं मिल पाती है, तो इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के लिए काम आती है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर आपके पेयजल के लिए काम आती है। इंदिरा गांधी नहर का हनुमानगढ़ में कुछ ऐसा हिस्सा है जहां पर क्या विकसित हो रही, थोड़ा सा बांस के पेड़ ज्यादा उगते हैं, और इस वजह से वहां समस्याएं आ रही है। उर्वरक जो खाद डाली गई है, जो हमारे रासायनिक पदार्थ डाले, उसकी वजह से भी इसका पानी थोड़ा सा क्या हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है। आपके घरों तक भी आज शायद जो पानी पहुंचता है वो कहां से आता है? इंदिरा गांधी नहर के थ्रू आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, राज कितने जिलों में है इंदिरा गांधी? हनुमानगढ़ गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ गंगानगर है, काफी जिलों के अंदर इसका क्या है, फैलाव। अब देखिए, अपन जानते हैं इसके बारे में। अगली जो नहर है उसके बारे में बात करें, नर्मदा नहर। देखिए, नर्मदा नहर जो आपकी है, ये हाँ, जो इस जो नर्मदा नहर है, इस नहर के द्वारा अपने राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित है, जिसमें बाड़मेर और अपना जालोर है। ये 2 जिले इस नर्मदा नहर से लाभान्वित है। देखिए, नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, और फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई किसमें मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती नदी भी इसका पास में से निकलती है, और ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत शहर स्थित है। तो आप ये नर्मदा, इस नर्मदा नदी के अंदर गुजरात के अंदर एक सरदार सरोवर बांध बनाया। सरदार का नाम किसके ऊपर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर, जो भारत के प्रथम क्या थे? गृह मंत्री थे। लूनी नदी का पानी पचपदरा सांबर खारा होता है, क्योंकि वहां नमक है। बालोद लूनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है शायद। कमलेश जी, ये दोनों कारण जिम्मेदार है। तैतीस सागर भी इसका जिम्मेदार कारण है। तैतीस सागर पहले हुआ करता था यहाँ पे, यहाँ के जमीन में लवणता पाई जाती है तैतीस सागर की वजह से। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री से जो गंदा पानी है, वो गंदा पानी लूनी नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है। उसके बाद ये पीने योग्य रहता है, ना सिंचाई करने योग्य रहता है। ये बात आप जानिए। जो आपकी लेक है, पचपदरा झील है, इसके पास से जब निकलती है तो इस लेक में पानी मिलता है, इस लेक को इसके थ्रू, इस लूनी नदी के थ्रू, तो उससे भी फर्क पड़ता है। मैं जानता हूं खारा पानी है, लेकिन उसका रीजन भी ये जो आपका प्लास्टिक, जो कास्टिक निकलता है वो भी है। शायद आप वर्कर होंगे वहां पे, इस वजह से इसको चीज को। लेकिन इंडस्ट्रियल उद्योग जो होते हैं, ये सिर्फ लूनी नदी को ही नहीं, आपके जो गंगा नदी, यमुना, बड़ी बड़ी नदियों को क्या कर रखा है, इन चीजों ने ऐसा कर रखा है। चलिए,
एकमात्र परियोजना। अब इसमें देखिए जो सरदार सरोवर बांध है उसमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को इसका फायदा मिलता है। नर्मदा नहर से राजस्थान के 2 जिले जालोर और बाड़मेर को पानी मिलता है। धोरीमेना और गुड़ामलन इसके आसपास के क्षेत्रों में नर्मदा नदी से नहर सिंचाई होती है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। इसको अभी विस्तारित किया जा रहा है, तो हम आशा करते हैं आने वाले समय में नर्मदा नहर के थ्रू हमें बहुत क्या मिलने वाली है, सहायता मिलने वाली है। चलिए अभी आपने बात कर ली खारे पानी की झीलों के बारे में। चलिए राजस्थान में बाड़मेर के अंदर खारे पानी की झील भी है। तो वो झील है पचपदरा। कहाँ पर बनी हुई है? पचपदरा के अंदर। और जो पचपदरा के अंदर झील बनी है, इसका जो नमक है वो बहुत ही शुद्ध नमक है, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड की 98% इसकी संख्या पाई जाती है, इसकी मात्रा पाई जाती है। तो और जहाँ पर यहाँ पर नमक का जो उत्पादन है वो खारवाल जाति के लोग हैं, मोरली झाड़ी के द्वारा करते हैं। और वर्तमान में जो पचपदरा की झीलें हैं वो रिफाइनरी के कारण काफी प्रभावित हुई है। चलिए हाँ, फवारा पद्धति अपनाई गई है। उसका रीजन सुनिए आप, फवारा पद्धति का क्या कारण है? पहले सिंचाई के माध्यम से, तो अगर आप सीधे पाइप से पानी डालते हो तो जमीन क्या हो जाती है, खुद जाती है और आपकी फसल क्या हो जाती है, वहां से उखड़ भी सकती है, नष्ट भी हो सकती है। लेकिन फवारा पद्धति लाने के पीछे ये उद्देश्य था। और पाइप से अगर क्या करते हो आप, सीधा सिंचाई करते हो, इरिगेशन करते हो, तो उससे क्या होता है, एक जगह ज्यादा पानी मिल जाता है, दूसरी जगह ज्यादा पानी नहीं मिल पाता। इस कारण किसको लाया गया, आपके फवारा पद्धति को, फवारे लगा दिए जाते हैं, पूरे क्षेत्र पर क्या मिलता है, यहां पर पानी मिल जाता है और पानी का जो वितरण होता है वो भी सही होता है। अभी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप इतने अच्छे लोग जुड़े हुए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बट एक बार आप एक और शेयर कीजिए, एक और 100 लगाइए, ठीक है? आपकी ये 1 सेंचुरी होकर मेरा ट्रिपल सेंचुरी हो जाएगा, उसके लिए आपका धन्यवाद है। प्लीज एक और सेंचुरी लगाइए। देखिए अभी बात करते हैं अपन अब किसके बारे में, पचपदरा झील के बारे में बताइए। खारे पानी की झीलें, खारा पानी क्यों होता है? ये जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान पहले यहां पर 33 सागर हुआ करता था। प्लेट टेक्टोनिक एक सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, अब नहीं, जरा सा भी दूषित पानी नदी में नहीं जाता है। थैंक यू कमलेश जी। राजस्थान सरकार या फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अच्छा कदम उठाया होगा। अगर पानी नहीं जाता तो हम इस बात से खुश हैं, क्योंकि वो पानी पशु नहीं पिएंगे, गंदा नहीं पिएंगे, प्रदूषण कम होगा, ये हमारे लिए भी फायदेमंद है। चलिए अब बात करते हैं पचपदरा खारे पानी की झीलें क्यों आती है। 33 सागर हुआ करता था यहाँ पे, हलचल की वजह से क्या हुआ, 33 सागर पीछे खिसक गया। कहां चला गया? अरब सागर में। कहां पर? कच्छ भुज के, अगर आप जानते हो ये गुजरात के 2 जिले होते हैं, वहां अगर आप जाओगे तो एक कीचड़नुमा जगह पाई जाती है। कीचड़नुमा जगह का मतलब होता है आसपास का एरिया पूरा कीचड़नुमा है। और अगर आप पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ से जाओ तो आपको चारों तरफ सफेद सफेद जमीन दिखेगी, जैसे आपको लगेगा यहाँ बर्फ जमी हुई। वास्तव में वो बर्फ नहीं है, वास्तव में वो नमक है। और वहां पे पहले क्या हुआ करता था, महासागर हुआ करता था, जिसको 33 सागर कहते हैं। इस कारण आज भी जब हम गहरा कुआं खोदते हैं तो यहाँ पे बाड़मेर के अंदर जो पानी निकलता है, खारा निकलता है, उसका कारण 33 सागर के अवशेष है। क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश का पानी मीठा होता है, हमारे टांके में पानी मीठा होता है, लेकिन कुएं का पानी खारा क्यों हो जाता है, नीचे जाता है। तो जमीन के नीचे जाने पर यह पानी क्या हो जाता है, आपके जानने की कोशिश करते हैं किसके बारे में यहां पर। अब देखो यहां पचपदरा की बात की, खारे पानी की झीलों की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारी खारे पानी, जैसे सांबर झील जयपुर के पास में, और ये झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा डीडवाना की बात कर लें, ये कहां पर है, आपके डेगाना की बात कर लें, ये दोनों नागौर के अंदर है। पचपदरा आपके कहां पर है, कोलाई झील की बात कर लें, बीकानेर के अंदर है। और पचपदरा आपके कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है। NaCl, आपको जाति का नाम याद रखना है, खारवाल जाति, इससे संबंधित सवाल पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। नमक का उत्पादन यहीं से होता है, खासकर जो नमक बनता है वो अच्छी क्वालिटी का नमक बनता है यहां से, और इसका उत्पादन किया जा रहा है। पचपदरा के बारे में आप जानते हो। चलिए ये बात होगी हमारे किसके बारे में, पचपदरा के बारे में अंदर बात होगी। अब बात कर लेते हैं लिग्नाइट के बारे में। हाँ, तो लिग्नाइट जो विद्युत परियोजना है वो गिरिल बाड़मेर के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर 125 मेगावाट की 2 प्रकार की इकाइयों का निर्माण किया गया और यहाँ पर 250 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में ये हो सकता है बंद है। चलिए अब देखिए लिग्नाइट क्या है। सबसे पहले जानते हैं कोयला। हमारी जो पृथ्वी है इसमें हजारों साल पहले क्या हुआ, पृथ्वी के जो ऊपरी जो रहते हैं, जो हमारे पशु, मनुष्य और इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं, वो जमीन के नीचे दब गए। और जब वो जमीन के नीचे दब जाते हैं तो जमीन के नीचे हम जैसे जैसे जाते हैं तो जमीन का तापमान ज्यादा होता है और ज्यादा प्रेशर, दाब और तापमान की वजह से ये कोयले में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों में बदल जाते हैं, जिनका हम उपयोग एनर्जी के रूप में करते हैं। कोयला किस काम आता है? एक क्या होता है, एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा संसाधन, जिस लाइट में आप बैठे हैं वो लाइट का ज्यादातर हिस्सा कोयले से बनी हुई लाइट है, क्योंकि जो सूर्य ऊर्जा से लाइट मिलती है वो कम उत्पादन होता है उसका, पवन ऊर्जा से लाइट मिलती है वो कम मिलती है, लेकिन कोयले से मिली हुई लाइट ज्यादा होती है। कोयला 4 प्रकार का होता है आपके, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट सबसे बेहतरीन किस्म का कोयला होता है, जिसमें अगर आप उसको जलाओगे तो 80% आपको क्या मिलेगा, उसकी चीज मिलेगी। इसके अलावा आवाज कट जाती है, नेट कनेक्ट कम है। चलिए हाँ, नेट थोड़ा सा देखते हैं।
अब देखिए यहां पर अपन बात करते हैं किसी कोयले के बारे में। पीट जो है वो सबसे घटिया किस्म का क्या होता है, कोयला होता है, सिर्फ 40% ही उसमें क्या निकलता है, कोयला। लेकिन यहां पर क्या है आपके, यहां पर कोल के 4 टाइप्स आपको बता दिए। कोल के 4 टाइप्स हैं आपके, मैंने बताया एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और कोयला, सॉरी पीट, ये कोयले के 4 प्रकार है। बाड़मेर में जो निकलता है वो लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में सर्वाधिक निकलता है और उसके बाद बाड़मेर में। और बाड़मेर में क्या किया गया है, गिरल के अंदर क्या की गई, इसकी एक स्थापना की गई। किस चीज की स्थापना की गई गिरल के अंदर, आपके लिग्नाइट आधारित एक कोयला संयंत्र की, ताकि वहां से क्या बनाई जा सके, लाइट। किसी विवादों की वजह से, क्योंकि निजी कंपनी और सरकार के बीच में थोड़े विवाद चल रहे थे, इस कारण वर्तमान में ये क्या है, परियोजना थोड़ी बंद कर रखी है। तो आपने लिग्नाइट के बारे में जाना और कोयले के बारे में, यहां पर बाड़मेर के बारे में जाना। चलिए अब बात करते हैं वेजिटेशन के बारे में, यानी राजस्थान की वनस्पति के बारे में। हाँ, तो बाड़मेर के अंदर बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती है और यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता बात करते हैं। अब देखिए अपन इसके बारे में जानते हैं। जैसे वनस्पति के बारे में बात करें, रेगिस्तानी क्षेत्र है तो यहां वनस्पति कैसी होगी, यहां कंटीले पेड़ होंगे, पेड़ों की जड़ें क्या होगी आपके, लंबी होगी। रीजन सुनिए, क्योंकि कोई पौधा है अगर उसको आसानी से पानी मिल रहा है तो वो पौधे की जड़ें कम लंबी होगी, अगर उसको पानी मुश्किल से मिल रहा है तो वो अपनी जड़ें बढ़ाता जाएगा। बबूल, कैर, खेजड़ी, रोहिड़ा यहाँ के प्रमुख क्या है, पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत लंबी होती है। कांटे क्यों होते हैं, देखिए आपने अगर एक मनुष्य को देखा होगा, अगर आप उसको ढंग का भोजन मत खिलाइए, वो क्या होगा, आपका सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा उसके शरीर का और हड्डियां पसलियां आपको नजर आएगी। लेकिन वैसे के वैसे पेड़ पौधों के साथ में, अगर पेड़ पौधे को सही तरीके से खनिज लवण नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बालू मिट्टी होती है, और बालू मिट्टी में क्या पाई जाती है, पोषण की कमी होती है, और उसके अलावा किसकी, उर्वरकता की कमी होती है, तो वहां से नहीं मिलता। दूसरा, जल बहुत गहरा मिलता है, तो पौधे को जल लाने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है, और जब वापस जल लेके आते हैं तो ये जो पत्ते होते हैं ये पत्ते कांटों में बदलते हैं। इस कारण रेगिस्तान की वनस्पति में कांटे क्यों पाए जाते हैं, इन पत्तों की वजह से। आप एक बार प्लीज आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। यहां के पेड़ों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। खेजड़ी, जिसको हम कल्प वृक्ष कहते हैं, और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है। रोहिड़ा राज्य फूल है हमारा, आपने फूल भी देखे होंगे, ज्यादातर इससे वाकिफ होंगे। कैर, इसके अलावा आप किसके बारे में बात कर सकते हैं, आपके आक, यहाँ पे आक का भी क्या होता है, आपके पौधा होता है। कुमठा, ये इसका भी क्या होता है, पौधा होता है। एक पंचकुटा सब्जी बनती है और वो बहुत लजीज होती है, और हमारे यहाँ के लोग कम खाते हैं, लेकिन बाहर के लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी खाते हैं। पंचकुटा में क्या होता है आपके, एक तो सांगरी, सांगरी किसे कहते हैं आप जानती हो, खेजड़ी के ऊपर लगती है वो सांगरी। कैर, कैर के आपने देखा ढालू लगते हैं। नेट को हिंदी में क्या कहते हैं, जाल कहते हैं। जयराम जी, जाल कहते हैं नेट को, ठीक है, वही जाल है। यहाँ पे हम जुड़े हुए आपसे, ये हमारे जाल के थ्रू जुड़े हुए हमारे मोबाइल, ठीक है, नेट कहते हैं, जाल कहते हैं। अब देखिए अपन देखते हैं रिलेटेड इश्यू पे बात कीजिए आप, ठीक है, प्लीज। बाड़मेर के बारे में आप कुछ बताइए हमें, बाकी नेट कभी मैं टेक्नोलॉजी पे लेके आऊं तब बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कैर है उसका जो ढालू होते हैं, उसके कच्चे जो ढालू होते हैं, ढालू कह सकता हूं मैं मारवाड़ी भाषा में, तो उसका हम भोजन बना सकते हैं। कुमटे से जो हमें क्या मिलते हैं, यहां पर कुमटे से हमें क्या प्राप्त होता है, जो इलारिया प्राप्त होता है, उसका भी हम भोजन बनाते हैं। तो ये सारी चीजों को मिलाकर के हम अच्छा सा भोजन बनता है, और उसका हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्लीज आप एक बार क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ये वनस्पति के बारे में बात की। अब यहाँ पे किसके बात करते हैं, हाँ, खेजड़ी को कल्प वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया। खेताराम जी, आपका आंसर मिल गया होगा। चलिए, ये राज्य वृक्ष का क्या क्या दिया था, दर्जा दिया गया था। अब यहाँ के बात करते हैं पशुओं के बारे में, या फिर आपके यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो अपने बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक पशु संपदा पाई जाती है, जिसके अंदर ऊंट है, गधे हैं, घोड़े हैं, बकरी है, भेड़ है, इस प्रकार के जीव यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। और यहाँ के लोगों की जो आजीविका है वो अधिकतर कृषि और पशुपालन पर ही आधारित है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक जीव पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ऊंट, कैमल। राजस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि ज्यादा दिनों तक बगैर पानी पिए रेगिस्तान में सरवाइव कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके शरीर पर एक कुबड़ होती है जिसके अंदर वो भोजन और पानी को क्या करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, और गर्म परिस्थितियों में भी वो अपना जीवन सरवाइव कर सकता है। यहाँ पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो गर्म परिस्थितियों में सरवाइव करने वाले होते हैं, और यहाँ के जो मनुष्य है वो भी गर्म परिस्थितियों में सरवाइव करने वाले हैं। 40 डिग्री के तापमान में तो हम आम लोग क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं धूप के अंदर। तो आप समझिए हमारी क्या है, जो धूप सहने की क्षमता है वो यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो रेगिस्तान है, इस वजह से। भारत के अंदर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, अच्छा, सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, उसको आपको ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं अपने किसके बारे में, पशुओं के बारे में। ऊंट के बारे में बात की, वो ज्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सकता है यहाँ पर। इसके अलावा भेड़, बकरियां, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, जो ऐसे जीव पाए जाएंगे जो गर्मी में आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पाए जाते हैं रेत के धोरे, ये आप जानते हो, रेगिस्तानी क्षेत्र होगा तो रेत के धोरे होंगे। सैंड जो ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स क्या है, आपके रेत से निर्मित धोरे होते हैं, और आंधियां चलती है यहाँ पे, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है,
मृदा का अपरदन होता है। मृदा मिट्टी को कहते हैं, जो जमीन के ऊपर जो परत पाई जाती है ह्यूमस से निर्मित, उसको हम मृदा कहते हैं। इस सोइल का क्या होता है, अपरदन होता है। किसके थ्रू, हवा के थ्रू। हवा क्या करती है, आपकी उपजाऊ मृदा को उड़ा करके दूसरी जगह पे लेके जाती है। इस कारण हमारे राजस्थान में मेड़ का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, मेड़ का, ताकि उस हवा के माध्यम से उस अपरदन को रोका जा सके। तो ये जो मेड़ निर्माण होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। या बाढ़ का निर्माण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे मृदा को अपरदन को रोकता है। जब मृदा अपरदित नहीं होगी, उपजाऊ रहेगी, उसमें खाद रहेगा, जब उसमें खाद रहेगा तो किसान उसमें खेती करेगा, तो वहां से आसानी से उसे क्या मिलेगी, वहां पे अच्छी फसल उसे प्राप्त हो सकती है। बाड़मेर के अंदर आपको ध्यान रखना है, आंधियां बहती है। वैसे राजस्थान को कहा जाता है, लेकिन क्या बहती है, लू बहती है। इस कारण से इसको आपको क्या रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, अपने यहां पे बात करेंगे कुछ प्रिंट के बारे में। यहां एक हस्त निर्मित प्रिंट पाई जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अपने बाड़मेर के दो प्रकार की प्रिंट प्रसिद्ध है, या अपन कहते हैं शिल्प कला है, जो एक तो है अजरक प्रिंट, दूसरी है मलिर प्रिंट। अजरक प्रिंट के अंदर दो प्रकार के रंग है, नीला और लाल रंग का प्रयोग करते हैं, और जो अपनी मलिर प्रिंट है उसके अंदर काला और कथई रंग का प्रयोग किया जाता है। जो बाड़मेर के अंदर ये बहुत ही बढ़िया फेमस प्रिंट है, जहाँ पर शॉल और विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर इनकी शिल्प कलाएं की जाती है। तो आपने जाना किसके बारे में, प्रिंट। अब जानिए प्रिंट क्या होता है। कपड़े के ऊपर ठप्पों के माध्यम से क्या किया जाता है, जब हम क्या करते हैं उसके ऊपर कलाकारी करते हैं। जैसे आपके पास में कोई कंबल है, उसके ऊपर अगर कलाकारी से युक्त आ रहा है, वो क्या है, उसको प्रिंट किया गया है, उसको कलर किया गया है। यहां पर बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो मशीनों के बजाय हाथों से क्या करता है, इसके ऊपर प्रिंट करता है। और हमारे यहाँ की दो प्रसिद्ध प्रिंट है, अजरक और दूसरी कौन सी है, मलिर प्रिंट क्या है प्रसिद्ध। इसके अलावा हमारे यहाँ के लोग हस्तकला में बहुत हस्त है। जैसे कुम्हार वर्ग के जो लोग हैं वो अच्छे अच्छे बर्तन बनाते हैं यहाँ के लोग। इसके अलावा लोहार वर्ग के लोग हैं वो अच्छे अच्छे क्या बनाते हैं, औजारों का निर्माण करते हैं। सोनार वर्ग के जो लोग हैं वो अच्छे गहनों का निर्माण करते हैं, उसके लिए भी राजस्थान बाड़मेर क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके अलावा आपने एक महिला का नाम सुना होगा, रूमा देवी, इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच चुकी है। ये हमारे वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है, महिला उद्धार का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने शुरुआत कैसे की, देखिए प्लीज आप एक बार शेयर कीजिए। देखिए अभी आप देखते हैं, अब देखिए यहां पर कैसे शुरुआत की। उन्होंने एक एनजीओ बनाया। एनजीओ का अर्थ क्या होता है, यानी जो ऐसा जो सरकारी संगठन नहीं हो, गैर सरकारी संगठन बनाया, और पंचायत की सहायता से एक स्वयं सहायता समूह बना के, स्वयं सहायता समूह मतलब 25 महिलाओं का समूह बना। उन्होंने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, खुद का पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। पैसा इन्वेस्ट करके कपड़े लेकर आए, मशीनें लेकर आए, और मशीनें ला करके उन्होंने वहां पे सिलाई शुरू की, और उन कपड़ों के ऊपर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने शुरू किए अपने हाथों से। और ये काम चल पड़ा, और रूमा देवी आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पे हम नाम सुनते हैं तो भी सोचते हैं, लेकिन वहां पे वो क्या कर चुकी है, अपने उसका प्रेजेंटेशन दे चुकी है। केबीसी में भी आए थे, आपने उनको देखा होगा। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो राजस्थान में जितने भी क्या किए जाते हैं, फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र होता है, उसमें इनका बड़ा नाम हो गया है। तो अपन ऐसे और भी हमारे यहां से महिलाएं क्या कर सकती है, क्षेत्र में जा सकती है। तो अपन समझ सकते हैं हमारा बाड़मेर हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी क्या है, काफी विकसित है, कौशल के क्षेत्र में विकसित है। बस लोगों को मौका मिलना चाहिए किस तरह से सामने आने का। चलिए अब अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, यहां पर अपन बात करेंगे रिफाइनरी के बारे में। तो जो हमारी रिफाइनरी है, इसका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 16 जनवरी 2018 को इसका शिलान्यास किया गया था। और अगर बात करें इसकी जो लागत है वो 43,129 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और इसका जो पूरा करने का टास्क जो निर्णय लिया गया वो 2022 तक इसका पूरा करने का निर्णय लिया गया है। और इस रिफाइनरी के माध्यम से लोगों को बहुत ही बड़ी स्वरोजगार की प्राप्ति होगी अपने बाड़मेर जिले के अंदर। सुतराम जी प्रजापत जन समूह, हाँ स्वयं सहायता समूह कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, उसके माध्यम से इसको कहा जाता है। उमा देवी नहीं जी, रूमा देवी जी है। गांव तो मुझे रिकॉल नहीं है, आपको कभी आप देख लेना उनका नाम, मुझे गांव मुझे भी पता नहीं है। चलिए अब देखते हैं, अपन यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, रिफाइनरी के बारे में। सबसे पहले समझिए रिफाइनरी क्या होती है। रिफाइन ये अंग्रेजी वर्ड है, इसका अर्थ होता है साफ करना। इसका अर्थ क्या होता है, साफ करना। देखिए रिफाइनरी के बारे में समझिए। जमीन से हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ क्यों निकलता है, पहले तो ये जानते हैं। यहां पर पहले क्या हुआ था, तैतीस सागर हुआ करता था। अगर आप जानते हो, समुद्र की गहराई के अंदर क्या होते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, जीव पाए जाते हैं। समय के साथ वो जीव मृत्यु हो जाती है और वो समुद्र के नीचे, तल के नीचे दब जाते हैं। और ये दबने के बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। जैसे भारत का सर्वाधिक जो पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम निकलता है वो बॉम्बे हाई से निकलता है, और बॉम्बे हाई समुद्र के बीच में स्थित है जगह, बॉम्बे हाई समुद्र के बीच में, वहां से
चलिए रिफाइनरी जी का उद्घाटन किसने, नरेंद्र मोदी जी ने किया था 16 जनवरी 2018 को। उससे पहले सोनिया गांधी जी भी कर चुके थे, मनमोहन सिंह कर चुके थे, लेकिन वो काम नहीं हुआ उसके ऊपर। उसके बाद में वो चीजें नहीं मानी जाती है। तो 16 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 साल 2022 में पूरी हो जाएगी। आप आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए अब रिफाइनरी बारे में जानते हैं। रिफाइन करने का मतलब क्या होता है। अभी हमारे यहां पर पेट्रोल, डीजल के, पेट्रोलियम के बहुत सारे भंडार मिले हैं। किसके अंदर, बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के बेल्ट के अंदर। अब क्या होगा, इसको जमीन से निकाला जाता है। अब जमीन से निकालने के बाद में इसको क्रूड ऑयल कहते हैं। जब वो कच्चा तेल होता है वो कीचड़ के रूप में निकलता है। कीचड़ के रूप में निकल मतलब पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, ऑयल, आपका कारतोल यानी जो आपका डंबर वगैरह सब साथ में। इसके साफ के लिए चाहिए रिफाइनरी। रिफाइनरी राजस्थान में तो है नहीं क्योंकि पहले तेल निकलता नहीं था। रिफाइनरी आपके जामनगर के अंदर गुजरात में है, आपके बॉम्बे के अंदर है, और सबसे पहले तेल निकला था आपके असम के डिब्रूगढ़ के अंदर। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बहता हुए पानी के ऊपर क्या तैर रहा था आपके, रावतसर गांव से अरुमा देवी। थैंक यू फॉर द आंसर। चलिए यहां पे बाड़मेर रिफाइनरी के अंदर सरोज का नाम का ITI डेवलपमेंट, ITI डिप्लोमा किया हुआ है। हाँ वो मैं बात करता हूं। अभी देखिए आप यहां पे समझिए, आप यहां पे रिफाइनरी, अब जमीन से यहां से निकाला पेट्रोलियम, तो यहां पे हमारे पास रिफाइनरी है, तो हम क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से इसको जामनगर भेजते हैं, और इसका करोड़ों का रोजाना का खर्चा आता है, क्योंकि उसका ट्रैकिंग करना, कोई बीच में उस फोड़ करके उसमें से निकाल नहीं ले। इसके अलावा उसको गर्म रख करके पूरा पाइपलाइन, हीट पाइपलाइन होना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा पेट्रोलियम जम जाएगा और वहां तक नहीं पहुंच। तो उसको हीट रखने के लिए हीटर लगाने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इसके लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने तय किया कि राजस्थान के अंदर रिफाइनरी बनाते हैं। कवास के अंदर आप जानते हो कैर्न एनर्जी करके स्कॉटलैंड की एक कंपनी है, वो क्या करती है, यहां पर आपके क्या करती है, कार्य करती है इसका तेल निकालने का। मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम करके ये कुएं हैं तेल के जो अभी निकल रहा है, उनके द्वारा निकाला जा रहा है। अब जो रिफाइनरी बनेगी, वो रिफाइनरी का आपको बता दिया 16 जनवरी 2018 को क्या हो गया, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना थी। चलिए अब आप देखिए यहां पर कैसे होगा। पचपदरा के पास में आपके क्या बन रही है, रिफाइनरी का निर्माण हो रहा है, 2022 में तैयार हो जाएगी। कौन निर्माण कर रहा है, यहां पे राजस्थान सरकार और SPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये किसका नाम है, कंपनी का नाम है। ये कंपनी इसके अंदर 74% पैसा लगा रही है। 74% पैसा किसके द्वारा लगाया जा रहा है, इस कंपनी के अंदर द्वारा लगाया जा रहा है। कॉस्ट सुन लीजिए, 43,129 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे इस रिफाइनरी के अंदर। 24% पैसा राजस्थान सरकार लगा रही है। इसका मतलब ये रिफाइनरी किस आधार पे हुई, PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनर यानी पब्लिक मतलब सरकार भी ले रही है, प्राइवेट मतलब निजी क्षेत्र में इसमें शामिल ले रहा है, और पार्टनरशिप का मतलब दोनों की साझेदारी से इसका निर्माण हो रहा है। प्लीज एक बार आप शेयर कीजिए, अभी और 2-4 चीजें जो बताएंगे आपको जानेंगे अच्छी से। अब देखिए इसका क्या क्या 9 मिलियन टन यहां से क्या निकलेगा, उत्पादन होगा, और बाड़मेर का क्या होगा। इसी वजह से रिफाइनरी लगने की वजह से बाद में बाड़मेर को वैसे भी अभी नाम दे दिया गया है, राजस्थान का दुबई कहते हैं। दुबई कहां पर है, सऊदी अरेबिया में है, और जहां पे सर्वाधिक तेल उत्पादन होता है। और वहां का जो शहर है, आज से 20 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से तेल उत्पादन शुरू हुआ है, आज वो दुनिया की विकसित सिटीज के अंदर आता है, सबसे अच्छी सिटीज। तो आने वाले समय में बाड़मेर भी क्या होगा, यहां पर हमारी क्षेत्र विकसित होगा, हमारे यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से इंजीनियर बनिए, अच्छा काम कीजिए, ताकि आप क्या कर सके, ऐसी योजनाओं में क्या बन, क्योंकि यहाँ पे जब भी किसी भी क्षेत्र में योजना आती है, जब भी बनाने लगाया जाएगा, पहले किसको मान्यता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। पहले प्रायोरिटी दी जाती है स्थानीय लोगों को, यानी स्थानीय जो निवासी है उन्हें पहले काम मिलेगा। तो आपके पास रोजगार का ऑप्शन है। 2022 तक डटकर मेहनत कीजिए, इंजीनियर बनिए, बड़ी पोस्ट पे जाइए, आपको आसानी से वहां पे जॉब मिलेगा, और आप वहां अच्छे से अच्छा क्या मिल सकता है, जॉब मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको जानिए। लेकिन यहां पे अपने क्या लग रहा है, जब रिफाइनरी लगती है तो विकास होता है। और जब गुजरात बारडोली से, गुजरात बारडोली, अच्छा आप देख रहे हो, ये कह रहे हो या फिर गुजरात बारडोली से, क्या पूरा समझाइए आप प्लीज एक बार। चलिए ये तो बात किसकी होगी, हमारे रिफाइनरी के बारे में बात होगी। अब थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं राजनीति के बारे में, यानी राजस्थान के कितने विधानसभा क्षेत्र हैं आपके, कहां से, बाड़मेर में। तो बाड़मेर में अगर बात करें तो राजस्थान के 7 विधानसभा क्षेत्र है बाड़मेर से। पहले समझते हैं विधानसभा क्षेत्र क्या होता है। देखिए 2 सरकारें होती है, एक होती है केंद्र सरकार और एक आपकी क्या होती है, राज्य सरकार। प्लीज आप एक बार शेयर कीजिए। देखिए अब मैं आता हूं आपको, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार आपके दिल्ली में होती है, राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में होगी, और राज्य सरकार के थ्रू आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं, यानी मुख्यमंत्री बनते हैं। और केंद्र सरकार के किसका निर्माण होता है, आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। अब यहां पर जो संसद होती है उसके सदस्यों को हम सांसद कहते हैं, और मुख्यमंत्री जो लोग बनते हैं नहीं उसको हम विधायक कहते हैं। मुख्यमंत्री खुद भी एक विधायक होता है। राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है।
यानी पूरे राजस्थान से कितने विधायक आएंगे? 200 विधायक आएंगे। उसमें से बाड़मेर से कितने आएंगे? तो 7 विधायक कहां से जाएंगे? बाड़मेर से 7 विधायक जाएंगे। तो इस वजह से अभी जो सरकार है तो उसमें 200 है, तो जिस पार्टी के पास 101 सीटें होती है उसकी सरकार होती है। तो अभी कांग्रेस के पास 101 सीटें हैं, तो वहां पे उनकी सरकार है। अशोक गहलोत राजस्थान के क्या है? मुख्यमंत्री है। इसी को हम विधायक कहते हैं। हमारे यहां से कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 8 विधानसभा क्षेत्र, 7 विधानसभा क्षेत्र है, सॉरी। देखिए बाड़मेर आपका एक हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा बायतू, इसके अलावा शिव, सिवाना, चौहटन, गुड़ामालानी, ये क्या है आपके यहां से पचपदरा, और ये विधानसभा क्षेत्र है 7, जहां से अलग अलग। बायतू की बात कर लें तो हमारे जो विधानसभा क्षेत्र से कौन मंत्री, कौन है हमारे विधायक? हरीश जी चौधरी है, और वो मंत्री भी है, राजस्व मंत्री है राजस्थान सरकार के अंदर। ये बात की मैंने आपको। यहां के लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बाड़मेर जो लोकसभा क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये जैसलमेर के साथ मिलकर के क्या कर रहा है? अच्छा, आप गुजरात से देख रहे हैं। उमाराम जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रॉम गुजरात। मैं समझा नहीं आपने जो पहले लिखा, उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रॉम देयर। आप हमें इंटरेस्टेड लोग भी देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और लोगों को आप शेयर कीजिए, थैंक यू। अब देखिए यहां पे बात समझिए। अपन यहां पे एक अच्छी सी बात समझते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है बाड़मेर और जैसलमेर, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें जाएगी, राज्यसभा की 10 सीटें जाएगी। जब लोकसभा की 25 सीटें जाएगी तो हमारे पास जिले कितने हैं? 33 है। तो 33 में से अपने को लोकसभा क्षेत्र कितने बनाने हैं? 25 बनाने हैं। तो क्या करना होगा? कुछ जिलों को मर्ज करना होगा। तो हमने किसको मर्ज किया? बाड़मेर जैसलमेर को। इसके अलावा सिरोही जालोर क्या होता है? मर्ज रूप में जाता है। शेरगढ़ थोड़ा सा अलग होकर अलग जाता है, जोधपुर से अलग होकर के। और जयपुर जो आपका है, मान लो जयपुर ग्रामीण अलग होता है और जयपुर शहर अलग होता है। तो इस तरह से मिलाकर के 25 सीटें कहां की जाती है? आपके राजस्थान। कहां से भेजी जाती है? राजस्थान से। बाड़मेर जैसलमेर का एक ही सांसद होगा, और वो कौन है? कैलाश जी चौधरी। और हमारे अच्छे किस्मत से क्या, वो हमारे मिनिस्टर भी है, कृषि मंत्री है, कृषि राज्य मंत्री है, मुख्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं है, कृषि राज्य मंत्री है। और वो कैलाश जी चौधरी हमारे बाड़मेर जैसलमेर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से क्या है? आपके सदस्य हैं। अब अपन देखें यहां से लोकसभा बोड़वा से लाइव देख, लाइव अच्छा लाइव कहां से? बोड़वा। हाँ, बोड़वा से, बायतू से। आप बोड़वा अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, बायतू से हम क्या हो रहे हैं? लाइव हो रहे हैं। और हम पढ़ाई भी करते हैं, और हमारा उद्देश्य होता है कि अपन एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहां पे ग्रुप डिस्कशन हो, आप अपने क्षेत्र के बारे में जाने, आप अपने लोकताओं के बारे में जाने, आप अपनी संस्कृति के बारे में जाने, ये सारी बताए। तो लोकसभा क्षेत्र आपको समझ में आ गया। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है बाड़मेर और जैसलमेर। किस हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पे 19 लाख आता है। कैलाश जी चौधरी पिछले वाले चुनाव में जीते थे, जो भारतीय जनता पार्टी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार में वो क्या है? आपके एग्रीकल्चर स्टेट मिनिस्टर है। ये चीज आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ की एक समस्या के बारे में। सबसे बड़ी समस्या हमारे राजस्थान की डेजर्टिफिकेशन। व्हाट इज द डेजर्टिफिकेशन? मरुस्थलीकरण। क्या कहते हैं इसे? मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो अपने बाड़मेर जैसलमेर के अंदर एक उद्यान, इसे अपन कहते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, अगर इनकी बात की जाए इनके क्षेत्रफल की, तो यह जैसलमेर और बाड़मेर दोनों के अंदर क्षेत्र के अंदर आता है। इसका सर्वाधिक क्षेत्र है वो जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर इनके क्षेत्रफल की बात करें तो इनका क्षेत्रफल है 1900 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर के अंदर कितना है इनका? 1900 वर्ग किलोमीटर। और अगर बाड़मेर के अंदर बात की जाए तो इनका क्षेत्रफल है 1262। अगर राष्ट्रीय मरु उद्यान का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इनका कुल क्षेत्रफल है वो 3162 वर्ग किलोमीटर, जिसमें बाड़मेर के अंदर 1262 वर्ग किलोमीटर है, जिसके अंदर हाँ अपने गोडावण है और कुछ मृग है, इस प्रकार के मृग है, वो जीव इनके अंदर पाए जाते हैं। चलिए अब ये इनको पता है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का। अब समझते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। सबसे पहली चीजें जरूरी समझनी होती है आपको कि अभ्यारण्य क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है। अगर कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, कोई ऐसा जगह है जहां पर वनस्पति का ह्रास हो रहा है, जहां पर जीवों को क्या हो रही है, उनकी रेड डाटा बुक में नाम जारी है, सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है। हाँ, वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में, इस कारण उस पर वहां पे बात करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज आप समझिए। तो राष्ट्रीय पार्क में क्या होगा, वहां पे प्रजातियां जो समाप्त हो रही है उनको क्या किया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। जैसे आप समझ लिए सवाई माधोपुर के अंदर क्या है आपका? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाघ को बचाया जा रहा है। और भारत के सर्वाधिक बाघ कहां पर? आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित होते हैं। तो बाघ परियोजना आई थी 1972 में उसके। तो बाड़मेर के अंदर जो है इसमें बाघ नहीं है, इसके अंदर गोडावन को बचाया जा रहा है। गोडावन जो आपका है ये हमारा राज्य पशु है और रेड डाटा बुक में आ चुका है। आने वाले समय में ये आपको शायद ही नजर आए, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो सकता है। तो इस कारण इसके अंदर बचाया जा रहा है। ऊंट को भी शामिल किया गया है,
सेकंड राज्य पशु आपका जो सिंकारा के बाद में बात करें, सिंकारा के बाद पालतू पशु की राज्य पशु की श्रेणी में आपको ऊंट को रखा जाता है। हमने इसको क्या किया, बहुत बहुत बड़ा एक सांस खो दिया। ऊंट को अगर पालते तो हम इसको पर्यटन का माध्यम बना सकते थे, लेकिन उसको उनकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, इन्हें बेचा जा रहा है। ये चीज आपको क्या देना है, बीकानेर से सरवण जा। थैंक यू, आपने मुझे ज्वाइन किया बीकानेर से। आज अलग अलग जगहों से लोग जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। कभी बीकानेर पे भी आपको लेके आएंगे, उसमें भी बात करेंगे आपकी करणी माता के बारे में, उनको नमन करते हैं, वो भी आपकी बहुत बड़ी देवी है। और कोलाई झील या फिर जितने जसनाथ जी वगैरह या फिर जाम्बू जी जितने भी लोग हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए अब देखिए अपन बात करते हैं किसके बारे में। यहाँ पर अपन बात चल रही है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण क्या होता है। सबसे पहले समझिए मरुस्थलीकरण क्या होता है। यानी मरुस्थलीकरण का मतलब समझिए, यहां पर जब क्या होता है, मरुस्थल का विस्तार होना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो आप मरुस्थल समझिए। मरुस्थल किसे कहेंगे, ऐसा रेतीला क्षेत्र, ऐसा रेतीला, दो तरह के मरुस्थल, ठंडे और गर्म। मैं गर्म की बात करूंगा, ठीक है। तो ऐसा रेतीला क्षेत्र जो क्या है आपका, जहां पर तापमान अधिक होता है, गर्मी ज्यादा होती है, बारिश कम होती है, वनस्पति क्या होती है, बहुत सूखी होती है, उष्ण जलवायु पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। देवेंद्र चौधरी बायतूसी से, आदर चौहा से, थैंक यू, आप सभी जुड़े रहे और शेयर कीजिए प्लीज आप, ठीक है। अब समझते हैं अपन रेगिस्तान के बारे में। अभी क्या हुआ, हमारे राज्य के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला है, बीच में, ठीक है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। इससे पश्चिम वाला हिस्सा मरुस्थल है। ये जो हमारी मरुस्थल, जो हमारे पहले किसी ने कहा था कि इसको लाइफ लाइन कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं सुनिए, क्योंकि इस ऐसे खड़ी होने के कारण इधर से जितने भी क्या उड़ के आते हैं, आपकी रेत उड़ के आती है मरुस्थल से, वो राजस्थान के अन्य जिलों में नहीं फैलती है। यानी हमारे जयपुर, जो आपके उधर जो चित्तौड़गढ़ पड़ते हैं या बाराकोटा जितने भी पड़ते हैं, वो बच जाते हैं। किसकी वजह से, अरावली, क्योंकि अरावली पर्वतमाला ऊंचाई ज्यादा है, ऊपर से उड़ करके तो वहां रेत जा नहीं सकती, मरुस्थल बढ़ नहीं सकता है। इस कारण इसको लाइफ लाइन कहते हैं, किसका, राजस्थान का। अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो ये मरुस्थल आज तक हरियाणा, मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका होता। इस कारण अब मैं डेजर्टिफिकेशन का रीजन सुनिए, यानी क्यों मरुस्थल बढ़ रहा है। अभी पहले ये जो था 12 जिलों के अंदर हमारा डेजर्ट का नाम रखा जाता है। किसको, रेगिस्तानी जिले कितने माने जाते थे, 12 जिले रेगिस्तानी की श्रेणी में आते थे, जिनमें आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही का कुछ हिस्सा, ठीक है। इसके अलावा आपके गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और इसके अलावा आपका हनुमानगढ़, बीकानेर, ये नागौर, अजमेर, ये जिले इसके अंदर क्या होता था, आते थे। अभी क्या हुआ, ये जो जिले आते हैं आपके रेगिस्तान के अंदर, लेकिन अभी 16 जिलों में हो गई। एक सर्वे आया उसके अनुसार ये बढ़ करके 16 जिलों में, अजमेर के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है, जयपुर के कुछ हिस्सों में ये रेत पहुंच चुकी है। इसके अलावा और क्षेत्रों में भी क्या, आपके पाली के आसपास राजसमंद में भी पहुंच रही है, सिरोही में भी पहुंच रही है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, इसे हमें रोकना होगा। कारण सुनिए, सबसे बड़ा कारण है पशुचारण, यानी हमारे द्वारा पशुओं का बहुत ज्यादा पशुचारण किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी वनस्पति है वो समाप्त हो चुकी है। और वनस्पति समाप्त होने की वजह से रेत आसानी से उड़ करके वायु अपर्दन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिससे क्या होता है, ये मृदा अपर्दन। दूसरा, पेड़ पौधे हमें द्वारा बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आप अपन एक मारवाड़ी उदाहरण ले लेता हूं आपको। आपने अपने खेतों में आज से 10 साल पहले हिणिया देखा होगा, ठीक है, या आंकड़ा देखा होगा। क्या उस स्थिति में आज हमारे पास वो पौधे हैं? नहीं है, डिस्टिंक्ट हो चुके हैं। रिपोर्ट भी नहीं आती है, क्योंकि यहां पे इतना ज्यादा सर्वे भी नहीं होता है। अपन खुद समझ सकते हैं कि वो पौधे समाप्त हो चुके हैं। तो ये क्या है, डेजर्टिफिकेशन की एक और क्या है, हमारा एक और कदम है। हम मेड़ बनाना हमने बंद कर दिया है, पेड़ पौधे उगाना बंद कर दिया है। इस कारण इस चीज की वजह से मरुस्थल क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा, पॉवर्टी। हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा क्या है, शंकर जी, गुजरात में पशुओं को लोन लेने के लिए बैंक कर्मचारी कानों में कुर्की डालते हैं। तो आपके पास बैठे भाई साहब के ऊपर किसी ने लोन तो कुर्की डालते हैं, तो आपके पास में लोन उठाकर नहीं रखे तो कानून में कुर्की लग रही है। कुर्की, अच्छा, यहाँ पे अगर आप गुजरात से जुड़े हुए हैं, देखिए ये चीज मैं बताता हूँ आपको। हमारे राजस्थान में एक परंपरा है। चलिए, आपने बहुत अच्छी परंपरा की बात कर दी तगा भाई जी। चलिए देखिए, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा जन्म होता है तो उसके बाद तो 7 दिन बाद आप जानते हो क्या होता है, माथा धोण बोलते हैं जिसको, उसमें हमारा नामकरण होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्षेत्र ये हमारे 16 संस्कार हुआ करते थे। अब वो 16 संस्कार खत्म हो चुके हैं। उनमें से कुछ संस्कार अभी भी उपलब्ध है, जिसमें हमारा ये नामकरण वाला संस्कार रख सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा विवाह संस्कार रहता है, अंतिम संस्कार तो हमेशा ही रहेगा, आप जानते ही हो। लेकिन इसमें एक और संस्कार होता है, कान, जो क्या करना, कान भेदना। इसमें क्या करते हैं, कान को क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पे बचपन में ही क्या कर दिया, भेद दिया जाता है, और उसके अंदर या लकड़ी के डाली जाती है, लेकिन बाद में क्या किया, सोने या चांदी की क्या जाती है, कुड़की, या फिर जिसको हम लूम कहते हैं, वो डालते हैं, ठीक है। तो आपके गुजरात में ये लोन वाले पे होता होगा, हमारे यहाँ लोन वाला नहीं है। ये हमारा क्या है, सिस्टम है, इस वजह से क्या है, ऐसा किया जा रहा है। चलिए, आपको आई थिंक समझ आया। फोगड़ा एक यहाँ का वृक्ष होता है, सही बात है, स्थानीय वृक्ष है, ये पौधा है, ये भी जानते हैं। चलिए, अब अपन बात करें पॉवर्टी। यहाँ के लोग बहुत क्या है, गरीब है। रीजन सुनिए, यहाँ की
मरुस्थलीय स्थिति, बारिश का कम होना, कृषि की क्या है अनिश्चितता, यानी बारिश बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है बारिश होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या है गरीबी ज्यादा है। अभी सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके माध्यम से क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। दूसरा इलिटरेसी, यानी मैंने बताया था आपको 56% लोग ही पढ़े लिखे हैं। इस बात पे हमें गौर करना होगा। सर अपना परिचय भी। देवेंद्र चौधरी जी। सर जी मेरा नाम शंकर शिवोय है, मैं इसी गांव से रिलेटेड हूं और मैं स्टूडेंट भी हूँ, एमए चल रहा है मेरा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है और मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाता हूँ और यहाँ जब मुझे लगा कि जो भी लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल तो बंद हो गए, तो कोई रिसोर्स नहीं था खुद का टैलेंट दुनिया को दिखाने के लिए या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए, तो मैंने सोशल मीडिया को सूच किया। हम लाइव क्लासेस भी देते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो वहां से भी हम लाइव आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं रोजाना रात 8 बजे आता हूँ और रात को 8 बजे आकर के रोजाना, आज तो ये अच्छा मुद्दा है आपने इसके बारे में बात की, और कहां से हमने बात, मैं रोजाना बात करता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। और करंट अफेयर किसका, द हिंदू अखबार है जो दिल्ली में छपता है और अंग्रेजी में छपता है, उसका एनालिसिस लेके आता हूं मैं आपके सामने रोजाना रात 8 बजे। इसके अलावा भारत की हिस्ट्री के बारे में बात करता हूं, जियोग्राफी के बारे में बात करता हूं, कल्चर के बारे में बात करता हूं, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करता हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करता हूं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में यहां पे बात होती है। इसके अलावा और ऐसे जो मुद्दे आपके जीवन से जुड़े होते हैं, जैसे राजस्थान, जैसे बाड़मेर का परिचय, ऐसे मैं बहुत सारे मुद्दे रोजाना लेके आता हूं। तो आप रोजाना रात 8 बजे जुड़िए मुझसे और उनके बारे में जानिए। मेरा एनालिसिस आप मेरी आईडी पे जाके देख सकते हैं, आप पीछे के वीडियोस एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा या आप जान जाओगे कि मेरा कितना लाइव अच्छा रहता है। अगर आपको पसंद आए तो रोजाना जरूर जुड़िएगा, ये आपसे क्या रहेगा रिक्वेस्ट, और एक बार आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये मेरी आपसे क्या रहेगी रिक्वेस्ट। इलिटरेसी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी अशिक्षा की बात कर लेते हैं। ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं और ज्यादातर लोग शिक्षित है मान लो, फिर भी अशिक्षित की तरह है। क्यों? सोशल मीडिया, क्राइम, इसके अलावा समाज की थिंकिंग। मैं थोड़ी सी इस पे बात करना चाहता हूं, जो मेरे युवा साथी जुड़े हुए हैं इस वजह से। थैंक यू देवेंद्र जी। अब देखिए आप यहां पर बात करते हैं अब किसके बारे में, क्राइम के बारे में। मैंने जहां तक देखा है, मेरा अनुभव है और आपने भी देखा होगा, तो वहां समझिए आप यहाँ के ज्यादातर जब बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं उसके बाद क्राइम में जाते हैं, स्कॉर्पियोज में घूमना, इसके अलावा 2 नंबर के धंधे करना, शर्ट के बटन खोल के चलना, ये सारी चीजें होती है कि वो समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है, ये हम बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत जल्द क्या मिलेगा, फेमस हो जाएंगे, बहुत जल्द हम अमीर हो जाएंगे, बहुत जल्द हमें क्या मिल जाएगी, पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, या फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्या चीज होती है इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है, आप एक गलत रास्ते पे जाते हो। ये वन वे स्ट्रीट है, सीधा रास्ता जेल में जाता है यहां से। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि मेरे युवा वर्ग, मेरे जो साथी हैं, मेरे जैसे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको एक माहौल मिले, उन्हें लगे कि कोई तो है जो हमें यहाँ पे ऐसी बात कर रहा है। हम एक ग्रुप बनाएंगे, एक सोसाइटी बनाएंगे, एक एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे जहां लोग बैठ करके, बच्चे बैठ करके बात कर सके, जान सके कुछ चीजें। आज देखिए हमने बाड़मेर के बारे में बात की, शायद ही आपने किसी लाइव फेसबुक लाइव में हमारे जैसे युवाओं को आपने इस तरह से बात करते हुए देखा होगा। ये देखिए इनिशिएटिव है, पहला इनिशिएटिव है, पहला कदम है, आपका मुझे सहयोग मिला, मैं उसका बहुत आभारी हूं आपका, हम बहुत आभारी हैं आपके। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि इसी तरह से क्या हो आपका, आप भी लाइव आए, आप भी बात करें, आप भी ग्रुप डिस्कशन करें, आपका भी सिलेक्शन हो। मैं ये चाहता हूं ये जो एजुकेशन, जो हमारे इलिटरेसी है, वो हमारे राजस्थान से खत्म हो जाए। जो गरीब लोग हैं वो इलिटरेसी की वजह से है, जागरूकता की कमी इलिटरेसी की वजह से है। जो हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बैंक में क्या करना पड़ता है, बार बार समस्या सामना करनी पड़ती है। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी पढ़ी लिखी है, 12वीं पास कर लिया, BA कर लिया, MA कर लिया, लेकिन आता जाता बहुत कम है, न्यूज नॉलेज बहुत कम रखते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, एटमॉस्फेयर फ्रेंड नहीं मिलता है, एक प्रयास करते हैं उसके बाद सोचते हैं क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सारी चीजें, ये हमारे बाड़मेर को, हमें इससे बाहर लाना है, हमें अपने बाड़मेर को आत्मनिर्भर बनाना है। जब हमारा बाड़मेर आत्मनिर्भर बन जाएगा, हमारे गांव आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तो हमारे देश की आत्मनिर्भर योजना भी क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, यहां पे बात रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पे। जब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं जागरूक होकर। कैसे? हमारा जो यूथ है, मैंने देखा है ज्यादातर यूथ को, उसमें से जो हमारे, उनके भी 5-5 बच्चे होते हैं। यूथ को इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं जानता हूं थोड़ा सा फैमिली प्रेशर होता है, लोगों की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का मतलब होता है उनकी पारंपरिक सोच होती है कि 3-4 बच्चे तो होने चाहिए, भगवान सुगो दिए तो सोच दिए तो सुगो दी, ये सोच होती है। ठीक है, इससे बाहर आइए, 2 बच्चे बहुत है, आप उस चीज पे अप्लाई कीजिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई कीजिए, फिर आप शादी जैसी चीजों में जाइए। पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करना है, हमें कम करना है। बाड़मेर सर्वाधिक पॉपुलेशन ग्रोथ वाला जिला है, इस चीज को हम सब प्रयास करके क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चलिए अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे बाड़मेर के कलेक्टर का नाम बता देता हूं, विश्राम मीना है, और इनके सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस आपके आनंद शर्मा है। ये एक चीज थी आपको ध्यान रखना, कलेक्टर का नाम याद रखना, विश्राम मीना,
और एसपी, एसपी का फुल फॉर्म होता है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक कहते हैं। वो हमारे कौन है? आपके आनंद शर्मा जी है। ये सारे बारे आपने जानी। चलिए अब देखिए आप, हमने जाना बाड़मेर के बारे में। संडे था, हमने फंडे बना दिया। किसके माध्यम से? स्टडी के। ज्यादातर लोग संडे को फंडे बनाते हैं डांस म्यूजिक उससे, ऐसा मत कीजिए। संडे को फंडे बनाइए विद स्टडी, पढ़ाई के साथ, पढ़ाई से जुड़िए, अच्छी पढ़ाई कीजिए ताकि आपका जीवन क्या हो सके? सफल। चाहे मैं हूं, आप हो, हम सब स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी पढ़ाई करता हूं। जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वो मैं खुद सीख के आया और मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन किया। अब आई होप आपको हमारा प्रेजेंटेशन क्या किया, बहुत पसंद। इतने दिन मैं अकेले आता था, आज हमारे ये मेरे साथी हैं, इन्होंने मुझसे कहा कि भाई मुझे, अगर आपके साथी होते हैं तो उन्हें डांटिए मत, उन्हें डीमोटिवेटेड मत कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, उन्हें आगे लाइए। उनको सफल बनाने में आपका सहयोग होना चाहिए। उनको आप, हम सब मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। इस कारण मैं ग्रुप डिस्कशन लेके आए। आई होप मेरा ग्रुप डिस्कशन, हमारा ग्रुप डिस्कशन आपको बहुत क्या आया होगा, पसंद आया होगा। आप भी इस तरह से क्या कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक आप शिक्षा पहुंचाइए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा एक चीज का कि आप मेरे जो लाइव आया हूं मैं, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन तक ये बात पहुंचाएं कि इस तरह का रोजाना रात 8 बजे लाइव आता है, उसके बारे में बातचीत होती है। कल मैं आऊंगा, मेरा सोमवार को जो लाइव होता है उसका जो आज काफी लोग, जो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, संडे को हमारा क्लास होता है। आपको मैं वैसे सवाल पूछता हूं वीकली, आज वो हमारा मिस हो गया क्योंकि हम अब संडे के बाद में मैंने चेंज कर दिया। प्रत्येक जिले का एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। ऐसे कैसे अगले संडे को आपको बाड़मेर के अलावा और जो जिला है अजमेर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और उसका ये जो बाड़मेर आप जो पढ़ा बताया मैंने, अगर आपको बोर्ड के थ्रू पढ़ना है तो हमारे आरएनटी एजुकेशन सेंटर जो हमारा ग्रुप है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए और वहां से आप आसानी से बोर्ड के थ्रू पढ़ सकते हैं, जहां पे देवजी सर ने आपको अच्छे से पढ़ाया है और हमने यहां पे इसको डिस्कशन किया। आई होप ये आने वाले समय में आपके एग्जाम में ये जो मैंने शब्द रखे, आपके सामने जो बातें रखी, वो आपको बहुत क्या होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है, बहुत क्या देने वाली है, सहायता देने। अब थोड़ा सा सुन लीजिए। मंडे को हमारा भारत कार्यक्रम के तहत मैं भारत के बारे में बताता हूं। उसके बाद में मैं ट्यूसडे को आपको अंग्रेजी की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें इंग्लिश कम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थशास्त्र के टफ स्पेलिंग्स और वोकैबुलरी के बारे में जानते हैं। बुधवार को हमारा राजस्थान के तहत मैं राजस्थान की जानकारी लेके आता हूं। गुरुवार को मैं हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बातचीत करते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा फ्राइडे होता है, फ्राइडे को हम क्या लेके आते हैं, जियो पॉलिटिक्स बारे में, राजनीति के बारे में जानते हैं, संविधान के बारे में, सरकार के बारे में। शनिवार को मैं करंट अफेयर्स के लेके आता हूं, लेकिन रोजाना मेरा 5 से 10 मिनट का करंट अफेयर्स पे बातचीत होती है। आज मैं करंट अफेयर्स पे बात नहीं कर पाया, कल अपन बात करेंगे करंट अफेयर्स पे और भारत के बारे में। चलिए, आप इतने लोग जुड़े, इतना मेरा सहयोग किया आज, और आपको हमारा बाड़मेर का कार्यक्रम कैसा लगा उसका आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। इसी तरह जुड़े रहिए, रोजाना रात 8 बजे मुझसे जुड़िए इस तरह से लाइव में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। राम राम सर, राम राम सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।